लास्ट टाइम एलएलबी चालू किया था ना हमने। बेंच को खींच तो तेरे को यही वाली है। कितना बड़ा था याद है किसी को? इंट्रोडक्शन बड़ा था। ठीक है, चलो। तो लास्ट टाइम ये पढ़ा होगा कि एलएलपी जो है वो होल ऑफ इंडिया को एल एप्लीकेबल है, ऐसा पढ़ा होगा ना। एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एक्ट क्यों बनाया हुआ है? तो एक्ट इज मेड फॉर द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी के फॉर्मेशन और रेगुलेशन के लिए बनाया गया है, और फिर फॉर मैटर्स कनेक्टेड therewith or incidental thereto. LLB Act 2008 has 81 sections and 4 schedules. सबसे पहला शेड्यूल क्या है? कन्वर्ट करना फॉर्म इनटू एलएलपी। दूसरा प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। तीसरा लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। बराबर। तो फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना, प्राइवेट कंपनी को अगर मुझे एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को थर्ड शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना हो तो फोर्थ। अगर हम लोग एलएलपी बनाए बट उसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना भूल गए,
क्या लिखना भूल जाए? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना भूल जाता है तो हमको फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना है। बोलो, याद रहे से? तो कितने सेक्शंस है? 81। भिजवा दे। थैंक यू। वाह, सब तुम ऐसे ले लो। जोरदार अब नहीं दूंगा, जाओ। नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। जाओ। स्विंग पे तो रखते। इतनी सेल्फिशनेस। तो फैकल्टी मरे, हमको क्या है। चलो। So with the mutual rights and duties of partners as well as LLP and its partners, अगर फॉर्मल एग्रीमेंट में तुमने कोई भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखना रह गया ना, तो फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। बोलो, पाउस है। अब अभी तक इंपॉर्टेंट चीज में एक ही, एलएलपी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एक्ट क्यों बनाया है? फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एलएलपी एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। 81 सेक्शंस और कितने शेड्यूल्स है? 4। पहला शेड्यूल जिसमें क्या लिखा है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज। पहले लिखा है ना, वेल म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। अगर आपने एग्रीमेंट में लिखना रह गया तो फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करो। अगर एलएलपी अच्छा लगता है पर आपकी फर्म है, कन्वर्ट करना है फर्म टू एलएलपी, तो कौन सा शेड्यूल? प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी तो, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। एमसीए एंड आरओसी, इन लोगों को इंटरेस्ट किया हुआ है टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट। मिला? एमसीए एंड आरओसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये दोनों को इंटरेस्ट किया हुआ है कि आपको एलएलपी एक्ट को एडमिनिस्टर मतलब चलाना है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या बना सकती है? रूल्स। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं। एलएलपी हैज बीन अमेंडेड थ्रू, एलएलपी जो है वो अमेंड कर दिया गया है थ्रू द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, जो नया फॉर्म है एलएलपी का, वो क्या बोलता है? तो मैंने आपको पूछा, बोला था ऐसा सवाल पूछेंगे, राइट एंड नोट ऑन नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी। मिला? अब अगर हमें ऐसा पूछे तो हमको लिखना क्या है? लास्ट टाइम एक टेबल ड्रॉ करके हमने बात की थी, याद हो तो तुम्हें, कि एलएलपी जो है उसकी जरूरत लगी लॉ मेकर्स को सबसे पहले तो क्यों? बोले सर, टू मीट द कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमेशा जब ऐसा पैराग्राफ है ना, तो मन में और याद करने के लिए ना इसको नंबरिंग कर देने का। क्या कर देने का? तो जैसे मैं अगर तुम्हारी जगह पे होता तो मैंने क्या कर रखा होता? मैंने इसको नंबर 1 दिया होता कि अगर मुझे पूछेंगे नीड बराबर फॉर न्यू फॉर्म ऑफ एलएलपी, तो मैं पेपर में ऐसा याद रखता कि सर पहला पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट? कि लॉ मेकर्स को लगा कि कंटेम्पररी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक नया लॉ बनाना जरूरी। मिला? એ જ શોધતો હતો હું એકચ્યુઅલી, હું આવ્યો ને ત્યારે, પણ હવે મને મળી જ નથી રહ્યું કે પીડીએફ ગઈ ક્યાં. કાં તો કદાચ ડિલીટ થઈ ગઈ છે કોઈથી, કે જોઈ લઈએ આપણે એકવાર. બટ મળી જ જશે કદાચ. હું આવ્યો ત્યારે જ જોતો, મેં તો કોઈ બીજા ફોલ્ડરમાં ચલી ગઈ હોય. મેં આયુષ સરનો ફોલ્ડર જોઈ લીધું, આ જોઈ લીધું, પણ છે જ નહીં આમ. હું જોઉં છું એકવાર. So lawmakers envisage the need for bringing out new law for creation of LLP contemporary growth માટે. सेकेंड, उनको लगा कि सर एक नया कॉर्पोरेट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? एक नया कॉर्पोरेट फॉर्म। क्यों चाहिए? क्योंकि सर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, नंबर 2। ये सेकेंड पॉइंट में याद रखूंगा कि सर पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। वेरएस कंपनी में क्या होता है? स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, दिस इज नंबर 3। सो सारे प्रोफेशनल्स जो है वो कंबाइन ऑर्गेनाइज ऑपरेट कर सके। क्या कर सके? कंबाइन ऑर्गेनाइजर ऑपरेट अपना बिजनेस किस तरीके से? फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव, एफिशिएंट तरीके से। इस वजह से एलएलपी एक्ट बनाया। दिस इज फोर्थ पॉइंट, खत्म। बोलो, याद रहेगा? सो लॉ मेकर्स को क्या लगा कि भाई एक नया लेजिस्लेशन बनाना चाहिए,
ताकि कंटेम्प्ररी ग्रोथ जो है इंडियन इकोनॉमी का, क्या है इंडियन इकोनॉमी का कंटेम्प्ररी ग्रोथ, उसको मीट करने के लिए, कंटेम्प्ररी का मतलब ही मैंने बोला था लास्ट टाइम आपको, एग्जिस्टिंग ग्रोथ, ठीक है, कि अभी जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हमें लग रहा है कि भाई हमें एक नया लॉ लाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले क्या था, जागो जाओ, सबसे पहले क्या था, कंटेम्प्ररी ग्रोथ। फिर बोले सर बिजनेस में एक साइड है पार्टनरशिप, बट पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। दूसरे साइड है कंपनी, बट कंपनी में कैसा है, स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जिसका मतलब मैंने समझा था रिजिड लॉ है, ठीक है। तो एलएलपी बनाना चाहिए जो सबको, सारे लोगों को अपना बिजनेस जो है वो चला सके फ्लेक्सिबल इनोवेटिव एफिशिएंट तरीके से। फिर एलएलपी को क्या बोलते थे ये लोग याद हो तो, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, याद है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक एलएलपी अपने मेंबर्स को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। सो एलएलपी में लिखा है कि एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ऑफ limited liability, allows the member flexibility for organizing internal structure as a partnership based on mutually arrived agreements. मिला। सो एलएलबी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जिसमें बेनिफिट से लिमिटेड लायबिलिटी के, अलाउ करता है मेंबर्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर और म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट्स। एलएलपी enables entrepreneurs, professionals, enterprise providing services of any kind, या फिर जो साइंटिफिक टेक्निकल डिसिप्लिन में है, कमर्शियली एफिशिएंट व्हीकल्स बनाना जो रिक्वायरमेंट्स, बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के लिए सही है। तो उसमें क्या क्या याद रखना है, तो फिफ्थ बोले एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, सिक्स्थ जिसमें बेनिफिट से लिमिटेड लायबिलिटी है, सेवेंथ फ्लेक्सिबिलिटी है इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि आप अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना सकते हो, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक एफिशिएंट व्हीकल है। तो नीड पूछे तो ये 8 पॉइंट्स आपके आंसर में कम से कम आने चाहिए, याद रहेंगे 8 पॉइंट्स, पक्का। सो ये नीड में कोई डाउट है आपसे, ओके। 8 पॉइंट्स आपको याद रखना है, एक कंटेम्प्रेरी ग्रोथ के हिसाब से एलएलपी लाना जरूरी लगा, एक पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड, कंपनी में स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, ये दोनों की वजह से उनको ऐसा लगा कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक ऐसा ऑप्शन ढूंढा जाए जहाँ पे वो बिजनेस फ्लेक्सिबल तरीके से कर सके, बराबर। फिर इसको एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बोला जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी है, बराबर है, और इंटरनल स्ट्रक्चर की आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप एग्रीमेंट बना के कर सकते हो, ठीक है, कि जहाँ पे जितने भी बिजनेसेस है वो सारे के सारे बिजनेसेस अपने बिजनेस को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए एलएलपी बना सके। ऐसा लिखोगे ना तो पूरे 5 में से 5 मार्क दे देंगे। 8 पॉइंट, पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज हमेशा आंसर लॉ में पॉइंट वाइज, क्या लिखना है कैसे लिखना है उसकी बात करेंगे। थोड़ा मुझे लग रहा है अभी बहुत जल्दी है, ठीक है, પણ આપણે વાતો કરશું, ચિંતા ના કરશો, અને ખાલી વાતો નહીં કરીએ, હું તમને છે ને એક આખું પેપર બતાવીશ ઇફ પોસિબલ। बाजू में से पुल से याद आ रहा, मैं आपको एक पूरा पेपर दिखाऊंगा अगर हो सका तो। सर वो थोड़ा दरवाजा बंद करो, मान एसी चल रहा है, बाहर चला जाए, थैंक यू। देखो, और पेपर भी हम लोग कैसा देखेंगे पता है, सीएस में लॉ तो ज़्यादा ही लिखना होता है, तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पे 2-3 लोग हैं जिनके पेपर अच्छे देखने लायक है, आप उसको देख के सीख सकते हो कि लॉ कैसे लिखना है,
બરાબર, क्योंकि અ, બહુ ઓછા ફેકલ્ટીઝ હોય છે જે સીએસમાં ભણાવતા હોય છે એમ, કારણ કે ત્યાં છે ને થોડું બહુ ચાલે નહીં એમ. તમારા કોર લો આવડતું હોય ને તો જ ચાલે, નહીં તો થોડુંક અઘરું પડે, कोई क्लासेस वाला तुमने एक्सेप्ट ना करे तो. और ऐसा भी नहीं है कि किसी एरे गैरे का पेपर देखेंगे. अपनी एक स्टूडेंट है जिसका लास्ट ईयर AIR 1 आया हुआ है, ऑल इंडिया रैंक 1. बराबर है, सी एस में लॉ में. और जो भी लॉ का पेपर बोलोगे, कंपनी लॉ बोलोगे, कंपनी लॉ वाला दिखाऊंगा, कोई भी जो भी बोलोगे. और एक और बच्चे जिसका AIR 4 आया है, बराबर है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा पेपर देखेंगे. थोड़ा क्या, 2 एक चैप्टर हो जाने के बाद, क्योंकि पहले अपने समझ तो ले लिखना क्या है. उसके बिना पेपर देखेंगे तो क्या समझ में आएगा. समझ में आया तो देखेंगे, ये कई चिंता नहीं. એટલે એવું બતાડવાનું કેમ, क्योंकि आप मेरे को तो जानते नहीं हो, बराबर, दूसरी बार मिल रहे तो ऐसा तो कैसे भरोसा आएगा. तो बोले ये आदमी तो मुंह उठा के आ जाता है. एंड सी आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट इन दैट मैटर. मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि पहले दिन से मेरे पे भरोसा बोल करो. मैं तो कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, मानस मात्र बोलने पात्र. इसी वजह से ये पेपर दिखाना. और इस वजह से, क्योंकि देखो 700 मार्क का एग्जाम होता है ना, उसमें से 350 400 मार्क मैंने पढ़ा है. और फिर मैंने जैसे बोला है वैसे ही पेपर लिखा है, और 4th रैंक आया प्रोफेशनल लेवल पे. AIR 4 એક્ઝિક્યુટિવ में भी नहीं, प्रोफेशनल. એટલે दैट એટલે કેવું હોય, આપણે એવું કહીએ ને કે तुम किसी की एड देखो कि भाई हम आपको वेट लॉस करवा के दे देंगे 10 ही दिन में, तो अपन क्या बोलेंगे, यार ये थोड़ी है. अपने को क्या चाहिए, सामने प्रूफ दिखाओ. इस वजह से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं, सालों से उसके रिजल्ट्स आए हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि CS में जहाँ पे मैं कोई पूरा सब्जेक्ट लेता हूँ लॉ का, तो वहाँ बच्चों को मिनिमम 60 मार्क्स आते ही आते हैं. मिनिमम बोल रहा हूँ, वहाँ से चालू होता है. अगर कोई पास हुआ है तो उसका 60 होगा ही होगा. 60 खाओ पड़ा ना तुमने, 60 जोड़ दो. उसको अपने में एग्जाम्शन बुलाया था. पर अगेन, तारीफ नहीं कर रहा हूँ मेरी, बट आपको सिर्फ एक प्रूफ दे रहा हूँ कि इस तरीके से तुम भी लिखोगे ना तो तुम्हारा भी हो जाए. बराबर है, क्योंकि 10 12 साल से इसमें है तो थोड़ा तो ज़्यादा आता होगा, तो है, वरना क्यों बुलाएंगे अपने को. ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं. तुम्हें कभी भी कुछ सवाल हो तो तुम पूछना, लॉ में लिखने का कोई भी सवाल. मेरे हिसाब से एक आध चैप्टर हो जाएगा ना, फिर हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्योंकि अभी क्या, अभी बीच बीच में बातें करेंगे तो चैप्टर दिमाग में नहीं जाएगा. बीच बीच में दिमाग ऐसे ऐसे जाता रहेगा, दूसरी दूसरी बातों में जाता रहेगा, उसका कोई मतलब. पहले एक बार मस्त चैप्टर खत्म करते, फिर हम लोग बैठ के क्वेश्चन देखेंगे पास्ट में LLP में कौन से पूछे, आपके ही पेपर में से निकाल के, और फिर उसको कैसे लिखना है. ठीक है, चलो. फिर हमने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें भी यही सारी चीजें थी, बट थोड़ी इंग्लिश उसकी चेंज कर दी गई थी. जहां पे हमने क्या पढ़ा था कि LLP जो है एक लीगल बिजनेस एंटिटी है विद कैसे लाइबिलिटी, एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, जो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का तो बेनिफिट देता ही देता है. नया क्या आया, लो कंप्लायंस कॉस्ट. उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. LLP एक सेपरेट एंटिटी है, thus while LLP itself will be liable to the full extent of its asset, liability of partners will be limited. So LLP एक separate legal entity है, and business organization is alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of company and flexibility of partnership. Since LLP contains element of both corporate structure as well as partnership, LLP is a hybrid between company and partnership. अब यहाँ से चालू होता है. फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी कि बात की थी, सिर्फ पढ़ी नहीं थी. ओके, याद है मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट समझाया था. अच्छा, LLP और कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है कि LLP कंपनी. अच्छा, मैंने आपको ऐसा समझाया होगा कि LLP वाइड डेफिनेशन है कि बॉडी कॉर्पोरेट वाइड डेफिनेशन है. बॉडी कॉर्पोरेट बहुत सारी ऐसी एंटिटीज है जो बॉडी कॉर्पोरेट है.
बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जिसको लॉ से बनाए और लॉ से मरती है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन। अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब एंटिटी मेड बाय लॉ, डिसॉल्व्ड बाय लॉ, ठीक है, वो हमारे मारने से मरती नहीं। सेपरेट लीगल एंटिटी सर लॉ से बनाया है, एंटिटी को किससे बनाया है, लॉ से, तो वो सेपरेट होगी अपने पार्टनर से। लॉ से बनाया मतलब सर ये अपने नाम पे सब कुछ कर सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखे, बैंक अकाउंट ओपन करे, ये वो सब कुछ। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि लॉ में वो सेपरेट है, किससे सेपरेट है, अपने पार्टनर्स। तो अगर आप और मैं मिलके एक एलएलपी बनाएंगे, बराबर, तो एलएलपी अलग है, हम अलग है, हम सिर्फ उतना ही पैसा देंगे जितना हमने प्रॉमिस किया था कंट्रीब्यूट करने को। फिर कर जाके लायबिलिटी आएगी, तो हमारी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, और एलएलपी की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। ऐसा मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था, और मैंने बोला तो भी था कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलएलपी एक एंटिटी है जिसको लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिला है, और ये हाइब्रिड है, और उसकी लायबिलिटी फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट तक है। क्योंकि याद आवे છે એવી વાત થઈ હતી આપણે કે जिसके सारे के सारे असेट्स बेचने पड़े, क्योंकि याद आवे છે कि नहीं आपको। एलएलपी की लायबिलिटी हमेशा कैसी होती है, अनलिमिटेड। एलएलपी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड। पार्टनर की लायबिलिटी होती है ना, वो लिमिटेड। सो सबसे पहले तो एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कंपनी हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, दोनों की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़ी कि बाकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ ली सारी, तो ये सब तो आता होगा। अब तो आवड़ तो जैसे फिर वो मैकोरा वाला केस पड़ा होगा, टिम्बर वाला, क्या आग लग गई थी तो पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला पैसा, कंपनी के नाम पे नहीं लिया था, कंपनी के नाम पे क्यों लेना चाहिए, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब जिसको लॉ से बनाया है, और हम लोग उसको डिसॉल्व भी कैसे करते हैं, लॉ से। सेपरेट एंटिटी मतलब लीगल पर्सन सेपरेट एंटिटी, वो अपने नाम पे सब कुछ रख सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ये सब, ठीक है। तीसरा, ये परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब पार्टनर आए जाए, मेंबर आए जाए, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, करेक्ट है। फिर बिकॉज ये सब है, ये क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। और पार्टनर्स की लायबिलिटी यहाँ पे कैसी होती है, और एलएलपी अनलिमिटेड, कंपनी की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड। हाउस है, ओके। कॉमन सील, बिकॉज एलएलपी का कोई बॉडी नहीं है और वो सेपरेट है, तो उसको साइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो कॉमन सील रखते हैं। कॉमन सील मतलब तब वो बेव ना हो यार, दिखाए तो था यार, वो थप्पो नहीं होता है, थप्पो इज स्टैम्प। स्टैम्प की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉमन सील दिखाया तो था शायद, कि इसको कॉमन सील बोलते हैं। थप्पा तो इंक स्टैम्प होता है, वो तो आज भी चलता है, वो तो आज भी लगाना पड़ता है, वो जो वो वाला होता है, दैट इज वैलिड, वो आज भी लगाना पड़ता है। सब करा चले जाता मतलब होना चाले। सील आ गई थी ना उसमें फोटो में। चलो, चले। अब इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती कि नहीं होती, म्यूचुअल एजेंसी मतलब, हाँ, बट यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होगी नहीं, देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर जो करेगा उसके लिए सारे पार्टनर्स या दूसरे पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा बिजनेस कैसे चलता है, एग्रीमेंट्स, किसके एग्रीमेंट से, एलएलपी एग्रीमेंट। बोलो भाव से, पहले इतना पढ़ के देखते। सो एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज फॉर्म्ड and incorporated under this act,
एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर, मतलब मैं बोलूँ सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे हैं. सो बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो बना है और इनकॉर्पोरेट भी हुआ है किस एक्ट में, ये एक्ट में, एंड जिसकी लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स. लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स. बोलो याद रहेगा ये? આમાં કોઈ ડાઉટ છે? બધી જે એલએલપી નથી કંપનીઝ હોય એ બી બોડી કોર્પોરેટ જ બધી એલએલપી અને બધી કંપનીઝ बॉडी कॉर्पोरेट કહેવાય. बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है और ये एक नैरो टर्म है. कौन सा नैरो टर्म है? एलएलपी. चले. सो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट जो फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड किसके अंदर है, दिस एक्ट, एंड एक लीगल एंटिटी है सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड जिसमें क्या है अभी, परपेचुअल सक्सेशन. देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर ऑफ एलएलपी, कोई भी चेंज अगर आता है पार्टनर ऑफ एलएलपी तो वो अफेक्ट नहीं करेगा उसका एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी. बोलो हाउ से? सो एलएलपी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट जो ये एक्ट के अंदर फॉर्म और इनकॉर्पोरेट हुआ, ये एक्ट के अंदर बना है और यही एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है. सेपरेट लीगल एंटिटी है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन है, और बिकॉज परपेचुअल सक्सेशन है आपने पढ़ा होगा कि पार्टनर्स आए जाए एलएलपी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं. आमा कोई डाउट हो तो हाउ से आटलू सब. सो एलएलपी अभी यहाँ पे ना पूरा रिपीट किया है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा. देखो ऊपर का सेम है, फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, वो ऑलरेडी ऊपर आ गया तो आने બે વાર વાંચવાનું नहीं. सो बॉडी कॉर्पोरेट याद रहेगा. एलएलपी इज अ formed and incorporated under this act and is a separate legal entity from its partners. अब सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन भी है, मतलब पार्टनर्स आए जाए हमें फर्क पड़ता. तो इसमें 3 पॉइंट याद रखने के, फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन. पार्टनर आए जाए हमें फर्क पड़ता. ऐसा पॉइंट वाइज बना के पढ़ोगे ना हर चीज इजीली याद रह जाएगी. और है ना कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर लिखते कैसा होता है कि सो क्या थी रखो क्या चालू करो. ये 3 पॉइंट ऐसे 1 2 3 बना ही देने के. नंबर 1 फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. नंबर 2 सेपरेट लीगल एंटिटी. नंबर 3 परपेचुअल सक्सेशन. कर दिया 1 2 3. अच्छा अब परपेचुअल सक्सेशन तो ऊपर लिखा है नीचे सेम ही होता है, तो नीचे भी वही लिखा है कि एलएलपी कैन कंटिन्यू इट्स एग्जिस्टेंस irrespective of change in partners. सो अपना नंबर 1 एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कर सकता है, पार्टनर की डेथ हो, इंसैनिटी हो, रिटायरमेंट हो या इंसॉल्वेंसी हो, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी. सो एलएलपी अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स. डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी. It is capable of entering into contract and holding property. बोल जो आगे. LLP is a legal entity. So LLP as a separate legal entity liable to the full extent of asset. आगे वापस LLP की लायबिलिटी फुल है, फुल एक्सटेंट ऑफ असेट, मतलब उसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड. बट पार्टनर की लायबिलिटीज याद रहे सर. सो LLP as a separate entity is liable to the full extent of asset, but liability of partner is limited.
अपने अग्रीड कंट्रीब्यूशन तक। इन अदर वर्ड्स, एलएलपी के जो क्रेडिटर्स है ना, वो सिर्फ एलएलपी के क्रेडिटर्स है, पार्टनर्स ये नहीं। जाओ आगे। ओके, अब आओ सीधा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सो एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो लीगल प्रोसेस से बना है। कैसे बना है? इसको सारे इंडिविजुअल के राइट्स दिए हो। तो नंबर वन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नंबर टू, सर ये बना कैसे है? लीगल प्रोसेस। और उसको सारे राइट्स दिए हुए हमने ऑफ इंडिविजुअल्स। वो हर वो चीज कर सकता है, कैन डू एवरीथिंग विच अ नेचुरल पर्सन कैन डू। थर्ड, ये थर्ड वर्ड, हर वो चीज कर सकता है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। पर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर सकता? एक्सेप्ट हमारा फोर्थ पॉइंट। सर एक्सेप्ट जेल नहीं जाएगा, ओथ नहीं लेगा, शादी नहीं, डाइवोर्स नहीं, लर्न प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करेगा, बराबर। एंड लास्ट फिफ्थ, सर वो इनविजिबल है, इनटेंजिबल है, इमोर्टल है, बट फिक्टिशियस नहीं है। फिक्टिशियस का मतलब फेक, फेक नहीं। चले, फिर आता है कॉमन सी। एलएलबी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने किससे काम करता है? पार्टनर्स। मिला? और वो दूसरा पता है किससे काम करता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो एलएलपी अपने पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर से काम करता है। वो चाहे तो, कॉमन सील कंपलसरी है कि ऑप्शनल? एक जमाने में कंपलसरी हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा, यूके वालों ने 2006 में चेंज किया। इंडिया ने नकल करने में टाइम लगाया, इंडिया को लग गया 2015। 2015 में इन्होंने बोला कि कॉमन सील कंपलसरी नहीं, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए। एलएलबी में हैव अ कॉमन सील अगर उसको चाहिए तो, मैंडेटरी नहीं। याद रहेगा। तो नंबर वन, वो एक्ट किसके द्वारा करता है? पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर। बिकॉज वो पार्टनर से एक्ट कर रहा है, उसका शरीर नहीं है, उसके पास क्या हो सकता है? कॉमन सील। बट थर्ड पॉइंट क्या बोलेगा? इट इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपने कॉमन सील बनाया है, इट शुड बी अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। और जब भी आप उसको अफिक्स करो ना, कस्टडी समझते हो? अगर कॉमन सेल रखा जाएगा तो मेरे पास रखा जाएगा, मतलब मेरी कस्टडी में, मेरी तिजोरी में, दैट इज कस्टडी। अफिक्स करना मतलब उसको कोई पेपर पे लगाने को क्या बोलते हैं? अफिक्स कर। आप कोई पेपर लेके बोले सर इस पे कॉमन सेल लगा के दो, तो जो प्रोसेस है लगाने की उसको क्या बोलते हैं? अफिक्स करना। अफिक्स करने के लिए आपको दो डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रेजेंस में ही अफिक्स करना है। दो डेजिग्नेटेड पार्टनर की प्रेजेंस में ही अफिक्स करना है। बोल, चले। नंबरिंग करो ना साथ साथ में। नंबर करने का रीजन भी पता है क्या है? ओ दीदी, नाखून घर ले जाना है आपको अपने साथ, फिर घर जाके आराम से अपना नाखून देखते रहना। सुंदर ही होगा ये, अज्यूम। ज्यादा सुंदर लगे तो इंस्टाग्राम पे पेज ही खोल दो, माई नेल्स। हमको फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज देना, हम लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। ओके, शुक्रिया। नख जो है बोलो है। हाँ, बताता हूँ मैं। कौन के अलग वो जानना, डेजिग्नेटेड रिकॉर्ड आपको बताता हूँ। 2-5 मिनट में अभी ऐसा फ्लड आ जाएगा दिमाग। लॉ में क्या 2-4 पॉइंट पढ़ने के बाद थोड़ा ऐसा पानी पीने का, हिलना डुलने का, क्योंकि दिमाग हमारा छोटा होता है, अखरोट की माफिक। ज्यादा करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। थोड़ा 2-5 मिनट के बाद, कभी होता है ना कोई फैकल्टी बिना बोले पढ़ा रहा है 20 मिनट, तो ऐसा होता है 20 मिनट के बाद ये आदमी चला गया, हम वही है। मैं भाई, तुम्हारे साथ ही मेरे साथ तो बहुत होता था ऐसा। क्योंकि पहली बार कोई नई चीज पढ़ रहा है तो क्या दिमाग को थोड़ा ऐसा चाहिए होता है। वरना सर निकल चुके होते हैं, हम आनंद स्टेशन पे उतर गए, गाड़ी कहीं और, हम कहीं और।
ये पॉइंट इसलिए मार्क करने का, इसके पीछे का लॉजिक ये, मार्क में अगर ऐसा पूछेंगे ना कि व्हाट इज आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमन सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब उनका जो आंसर जो होता है ना, सजेस्टेड आंसर, तुमने देखा कभी सजेस्टेड आंसर? मैं आपको बता दूं सजेस्टेड आंसर कैसे होता है। ये पूरा का पूरा कॉपी मारेंगे, पूरा का पूरा एज इट इज, ये पूरा जो 6 और 7 पॉइंट है ना, उसको पूरा कॉपी करेंगे और उनकी सजेस्टेड आंसर में देंगे। अब हम जनरली कभी भी लॉ पढ़ते हैं तो हम पता है क्या सोचते हैं कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना तो मेरा काम हो गया। मित्रों, कॉन्सेप्ट पढ़ना सिर्फ 50% ऑफ द जॉब है। हम ये लाइन टू लाइन जाके उसमें मार्किंग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर यही वर्ड्स उसको नहीं मिले, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बैठू आऊ ने आऊ लखो, मैंने सारे वर्ड्स अंडरलाइन नहीं किए, पर मैंने क्या मार्क किया, बोले अच्छा पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये। ऐसा क्यों करने का? क्योंकि अगर मेरे आंसर में उसको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो टिक 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 करके आगे चला जाए। ठीक। हाँ, समझ में आया? इसलिए 1 2 3 1 2 3 करने, पूरे लॉ में 1 2 3 1 2 3 करके जाओगे पूरी किताब में तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। समझ में आया? खासकर अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो आपके लिए 1 2 3 1 2 3 करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश का स्टेटमेंट फॉर्म करने में जब अपने को तकलीफ होती है, पर अपने को वर्ड पता है कि अच्छा आउ लखवान है, तो हमको थोड़ा 50% ईजी हो जाता है अपना काम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज इसको थोड़ा सही से करना और पढ़ते वक्त भी इसमें थोड़ी मजूरी करना। बोलो तो, बॉडी कॉर्पोरेट क्लियर है, परपेचुअल सक्सेशन क्लियर, सेपरेट एंटिटी क्लियर, आर्टिफिशियल एंड कॉमन सील भी क्लियर, भाव से ओके। फिर हमने म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा था। म्यूचुअल एजेंसी होती है कि नहीं होती? नहीं होती म्यूचुअल एजेंसी। सो नो पार्टनर, कोई पार्टनर लायबल नहीं है ऑन द अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर। नंबर वन, कोई पार्टनर लायबल नहीं है। दूसरा पार्टनर अपना अनऑथराइज एक्शन करे उसके लिए हम लायबल नहीं। जो इंडिविजुअल पार्टनर होता है ना, दे आर शील्डेड। शील्डेड का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड। शील्डेड का मतलब क्या है? प्रोटेक्टेड। सो इंडिविजुअल पार्टनर जो है वो शील्डेड है। नंबर टू, फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी बाय अदर पार्टनर्स, रॉन्गफुल बिजनेस डिसीजन या मिसकंडक्ट। एक पार्टनर अगर गलत बिजनेस डिसीजन लेगा या एक पार्टनर अगर गलत मिसकंडक्ट करेगा उसके लिए हम लायबल नहीं। इन अदर वर्ड्स, आपने एजेंट वर्ड सुना होगा, प्रिंसिपल एजेंट, बराबर? एजेंट जो भी करेगा उसके लिए लायबल कौन है? प्रिंसिपल। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता तो पार्टनर ने गलती की उसके लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होता। बट यहाँ पे पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, पार्टनर गलत करेगा एलएलपी पैसा देगी, पार्टनर तो देगा ही देगा, एलएलपी भी देगी। पर एक पार्टनर कुछ गलत करेगा तो दूसरा पार्टनर पैसा नहीं देगा। याद रहे से? जागो चो। ठीक है, देखो, इन अदर वर्ड्स ऑल पार्टनर्स विल बी एजेंट ऑफ एलएलपी। आ गया? सारे पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट है। तीसरा पॉइंट, नो वन पार्टनर कैन बाइंड अनदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड कर सकता नहीं। બોલ આમાં કોઈ તકલીફ હોય તો કહો। તમે જે રીતે હમણાં કીધું આપણે બ્લોગમાં મતલબ આ LLP માં મતલબ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ આવે છે सी कोई भी केस स्टडी आए या डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी में भी प्रोविजन तो यही लिखना है जो यहाँ भी है, तो प्रोविजन के पार्ट को तो कैसे दूर करोगे? अगर आपको पूछेंगे कि भाई एक केस स्टडी बना के डाल देंगे कि एक पार्टनर ने गलती की दूसरा पार्टनर लायबल है, आप बताओ है कि नहीं, तो उसमें पर म्यूचुअल एजेंसी तो पहले लिखना ही पड़ेगा। तो ये पहले 4 पॉइंट से भागोगे कैसे? फिर फैक्ट आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, वो तो दूर की बात। पहले प्रोविजन लिखना तो सीख ले। पैदा होते ही बोलने लगे थे, 2 3 साल लगे थे ना बोलने। तो एक चैप्टर पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा थोड़ी, टाइम लैप्स, वहां तक जाएंगे पर अभी बहुत। सेकेंड वाला शील्डेड वाला, अगर एक पार्टनर ने कुछ भी गलती की ना तो मैं शील्डेड हूँ फ्रॉम रॉन्ग लाइबिलिटी। मतलब आपने कुछ गलती की तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ कि मेरी लाइबिलिटी नहीं आएगी।
सो एक पार्टनर ने अगर कोई भी गलत किया ना, मिसकंडक्ट किया, उसके लिए दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी नहीं है. એટલે એક જ દિવસમાં આપણે બધું નહીં શીખે, ધીરે ધીરે શીખશું. નહીં તો બીજો દિવસ જ થયો તો આપણને મળે આ બેચમાં. બહુ ઉતાવળ ના કર્યું. અત્યારે બહુ ઉતાવળ કરીએ ને પછી કેવું થાય ખબર છે કે જ્યારે એક્ઝામનો વારો આવે ને એ દિવસે આપણને ટેન્શન થાય, શું લખવું, કઈ રીતે લખવું. આ કારણ કે પહેલા આપણે જ્યારે કોર્સ ચાલતો હોય ત્યારે આપણે એટલું ધડાધડ જતા રહ્યા હોય ને. બરાબર, તમે જો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ પહેલા રિવાઇઝ કેમ કર્યું? કારણ કે મને ખબર છે ને તમે ડોબાઓ થોડી સવારમાં વાંચીને આવ્યા છો કે કાલ રાતે થોડી વાંચવા બેઠા હશો કે નાના યાર પેલા સરે કરાવી તો વાંચી લઈ. એટલે સમજો છો ને, એ તો મતલબ કરવું તો આપણે ઘણું બધું જોઈએ, પણ કોઈએ તો ડાયા બનવું પડશે ને, એવું છે. એટલે તમે નથી થતા એટલે મારે થવું પડે છે. ઓપ્શન શું છે? પહેલો ચેપ્ટર છે આરામથી હું ડાયો ડાયો ચાલીશ, બીજા ચેપ્ટરમાં તમને ડાયા બનાવીને રહીશ. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે મળશું નેક્સ્ટ વીક કે જ્યારે પણ લેક્ચર હશે આપણો, લગભગ હશે જ આ ટાઈમે નેક્સ્ટ વીક, ત્યારે હું તમને બધું પૂછીશ. નહીં આવડે ને તો 5 વાર લખવા આપીશ. એ પણ એક લેક્ચર પત્યા પછી અહીંયા બેસીને લખીને ઘરે જવાનું. ઝેરોક્સ નથી તો ઉપર માંગી લેજો. અહીંયા એડમિન આવશે ને હમણાં તમારું સેકન્ડ લેક્ચર પતે એટલે સેકન્ડ લેક્ચર ચાલુ થાય એની આસપાસ તો માંગી લેજો. ચલો, एलएल में लायबिलिटी कैसी होती है? पार्टनर की और एलएलपी की. और बांधा पता है क्या है? अब देखो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, पर पेपर में ऐसा लिख सकते हैं कि लायबिलिटी ऑफ एलएलपी इज अनलिमिटेड, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर लिमिटेड, ऐसा नहीं लिख सकते. लिखना कैसा है हमें? तो ऐसे लिखना है कि सर एलएलपी, तुम पेज मत गो, यहाँ जो एलएलपी जो है वो लायबल है फुल एक्सटेंट ऑफ असेट. वर्ड अनलिमिटेड नहीं लिखते लोग, वर्ड क्या लिखते हैं? फुल एक्सटेंट ऑफ असेट. पार्टनर जो है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है कहां तक? मैंने बोला था कि मैं 5,000 रुपये दूंगा या 5 लाख दूंगा, तो मैंने जितना बोला उतना मुझे देना है. तो वर्ड लिमिटेड अनलिमिटेड यूज नहीं करना है. क्या यूज करना है? LSP is liable to the full extent of asset and the liability of partner is limited to agreed contribution. ऐसा पूरा लिखना है. समझ में आया? ठीक है. अब ये लायबिलिटी में भी तो वही बात होगी कि हर एक पार्टनर जो एलएलपी का है, हर एक पार्टनर जो एलएलपी का है वो बिजनेस के लिए, मैंने क्या बोला था कि वो एलएलपी का एजेंट है कि नहीं? तो नंबर 1, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ एलएलपी बट नॉट ऑफ अदर पार्टनर. दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं. दूसरे पार्टनर का एजेंट होता तो क्या हो जाता? म्यूचुअल एजेंसी. बट हमको म्यूचुअल एजेंसी करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी. सो पार्टनर एलएलपी का एजेंट है पर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं. सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन. देखो एक जगह वर्ड पढ़ो दूसरी जगह सेम आता है. अब ये कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर कुछ लेके आएगा एलएलपी में, क्या ला सकता है? तो सर टेंजिबल प्रॉपर्टी भी ला सकता है, इनटेंजिबल भी ला सकता है और बोथ. टेंजिबल भी ला सकता है, इनटेंजिबल भी ला सकता है और दोनों भी ला सकता है. भाव से हट लो. ओके, आगे चलते. आपको पता है कि एलएलपी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए बनती है. किसके लिए बनती है सिर्फ और सिर्फ? अगर प्रॉफिट करने के लिए नहीं बनाई आप तो एलएलपी आगे काम नहीं कर सकती. चैरिटेबल पर्पस के लिए एलएलपी नहीं बन सकती. सेना માટે બને ખાલી ને ખાલી प्रॉफिट. ठीक है. पार्टनरशिप और एलएलपी ये दोनों में ये लोचा है कि पार्टनरशिप और एलएलपी दोनों ही किसके लिए बन सकती है? प्रॉफिट. सो द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ या फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज टू कैरी ऑन lawful business, is to carry on with a view to earn profit. So essential requirement of forming LLP is carrying on lawful business with a view to earn profit. भाव से? So जो essential requirements है LLP फॉर्म करने की is to carry on, क्या carry on करना है? Lawful business with a view to earn
प्रॉफिट। समझा ना? 10 एलएलपी आप चैरिटेबल या नॉन चैरिटेबल पर्पस के लिए, नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बना सकते। तो क्या याद रखना है? एक लॉफुल बिजनेस चला सकती है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बट आप उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए बना सकते हैं नहीं। लॉफुल बिजनेस फॉर प्रॉफिट, बट चैरिटेबल नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बना सकते। चले, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि तुम एलएलपी में कुछ झोल मार रहे हो। क्या मार रहे हो? झोल। तो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है। क्या करवा सकती है? तो इसलिए लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करवा सकती है इन द अफेयर्स ऑफ एलएलपी बाय अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? इन्वेस्टिगेट करनी। आपने मर्जर अमालगमेशन सुना है? मर्जर अमालगमेशन, ऐसा क्या होता है मर्जर? कंपनी मीटिंग कंपनी पर टेक ओवर कर है ओके। एक एक समझाता नहीं हो। टेक ओवर, मर्जर, अमालगमेशन, एक्विजिशन, ये सारे सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक्स है। हाँ तो मर्जर એટલે એક કંપની मतलब સપોઝ નાની કોઈ કંપની છે ને મોટી કંપની ભેગી થઈ ગઈ મર્જર એટલે વીઆઈપી વોડાફોન આઈડિયા ભેગા થઈ અને ટેક ઓવર એટલે અલ્ટ્રાટેક આમાં જે સામે લઈ લઈને ટેક ઓવર કર્યું. ટેક ઓવર અને એક્વિઝિશન સેમ ના એક્વિઝિશન અને ટેક ઓવરમાં નોર્મલ માણસને પૂછો તો એક જ હોય, પણ જે એક કંપનીના બધા અસેટ્સ એ બધા અસેટ્સ અને બધું લઈ જાય એમાં મેં ટાઈપ્સ ઓફ એક્વિઝિશન हो गई was that acquisition એક્વિઝિશન, ટેક ઓવર અને એક્વિઝિશનનો જનરલ ફરક એ જ હોય કે એક્વિઝિશન જનરલી જે હોય એ પરમિસિબલ સોર્સિસથી થાય, ટેક ઓવર થોડું ના થાય. બેઉના છે ને અલગ અલગ ડેફિનેશન સેબીએ આપેલી છે. સેબીનો એક કોડ છે એસએસટી, સબસ્ટેન્શિયલ એક્વિઝિશન એન્ડ ટેક ઓવર. તો થોડું થોડું બે અલગ અલગ છે, પણ તમારા લેવલ પર તમે એક જ બોલો તો ચાલે. પણ એટલીસ્ટ આમાંથી આપણે એક વસ્તુ હટાઈ પણ દઈએ ને, આ હટાઈ દઈએ ચલો, બરાબર. તો આ તો ત્રણ અલગ જ છે. કેટલું આપણે ડિટેલમાં કારણ કે સીએસ ફાઇનલ લેવલની વાતો છે કે શું અલગ છે ને શું નહીં, પણ આ ત્રણ તો ડિફરન્ટ હોવું જ જોઈએ. વીઆઈમાં મર્જ થઈ ગઈ, તો કોણ શેમાં મર્જ થઈ? એટલે બે બે કંપની હતી, વોડાફોન અને આઈડિયા. આઈડિયા આઈડિયા वोडाफोन मर्ज થઈ ગઈ. ओके, હવે मर्ज નો मतलब समझाओ तुम. जो एंटिटी मर्ज होगी ना वो बंद हो जाएगी. तो अगर भाई ने ऐसा बोला है कि आइडिया वोडाफोन में मर्ज हुई, मतलब आइडिया बंद हो गई, जहां एरो का एंड है ना वो बंद हो जाएगी, बराबर है? तो ये आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? ये गलत है. वोडाफोन आइडिया में मर्ज हो गई, वोडाफोन बंद हो गई. साचो नहीं लगता? मैंने बोला ना, भरोसा थोड़ी आएगा पहले दिन. ऐसा बात देखो, तुमको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, माना, पर तुमने मुझे ये भी तो नहीं पूछा कि सर आप हो कौन. वो तो नाम है, आप करते क्या हो, आपने क्या पढ़ाई की है, वो तो एक डिग्री है. आप समझ रहे हो? तो आप मेरे सीएस की डिग्री पे भरोसा कर ले रहे हो. क्या कहाँ लिखा है मैं सीएस हूँ? टाइम टेबल तो आईसीएसआई ने नहीं बनाया है, टाइम टेबल आईसीएसआई ने बनाया है. तो आपको कैसे पता कि मेरे पास सीएस की डिग्री है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होता है. ऐसे थोड़ी कोई तो ले लेगा आपको ऐसे हम लोग तो कोई एमएन एम्प्लॉय थोड़ी कर सकता है मतलब आप ये सब चीजों पे भरोसा करने रेडी हो, पर वोडाफोन आइडिया पे भरोसा करने. आप समझ रहे हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ?
मतलब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि तुम एक चीज में बहुत होशियार हो, एक चीज में एकदम चोमू। चलो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ बस। पहले सीएस वाली बात कर लेते हैं, फिर वीआई वाली बात कर लेते हैं। ये देखो आईसीएसआई है, ऐसा लिखा आईसीएस है, हमारी इंस्टीट्यूट आईसीएस है, तुम्हारी इंस्टीट्यूट आईसीएसआई। मेंबर सर्च, क्या लिखा मैंने, आईसीएसआई मेंबर, मतलब मैं अगर आईसीएसआई का मेंबर हूँ तो आप मुझे ढूंढ सकते हो। ये पहला ही पॉइंट है, मेंबरशिप सर्च लिखा है। इस पे क्लिक करके एक पोर्टल खुलेगा, वो पोर्टल पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने के लिए बोलेंगे। अगर आप मेरा, देखो फर्स्ट नेम डालने के लिए बोल रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर डालूं AKRAM और मैं ऐसा लास्ट नेम डालूं पांड्या, अगर यहाँ पे सर्च बटन दबाने के बाद मैं आऊं तो मैं हूं, वरना नहीं हूं। आ गया बराबर, थोड़ा मस्त जूना फोटो है बराबर। तो अगर मेरा नाम यहाँ लिखो और मैं ना आऊं तो मेरे पास सीएस की डिग्री नहीं है। पर ये देखे बिना भरोसा कैसे कर सकते? सो बोल बोल। क्या बताइए जो प्रोडक्ट करो। जे भी हो ये, मैं तो क्या बोलता हूँ, तुम भरोसा कैसे करो? और अगर तुम एक चीज में भरोसा करो तो फिर सब में करो। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये चीज नहीं पूछी थी तो यही मैं भी भरोसा कर लूं। मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि डिसएग्री करो, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक रूल बनाओ ना अपना जीवन में, अग्री करो तो सब में करो और नहीं करना तो सब में मत करो। आई बिलीव सेकंड वाला करना चाहिए, कोई चीज में अग्री मत करो। देख क्या बढ़ेगा, नानी बढ़ेगा ना। अभी आप अगर एग्री नहीं करोगे मेरे साथ कि वीआई और वोडाफोन और आइडिया, तो मैं प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ से क्या बढ़ेगा, नॉलेज। अब ये पता था जीवन में कभी? हम तो ऐसा बहुत करते थे जब हम लोग पढ़ते थे, तब जो भी फैकल्टी आते थे उनका अभी सीए वालों का नहीं डाल सकते क्योंकि सीए वालों का लॉक्ड है, पर सीएस वालों का ओपन है। आप इसमें से किसी का भी सर्च कर सकते हो। सीए वालों का लॉक किया हुआ है, मतलब आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा ना किसी सीए का, तो ही आप मेंबर्स का नाम देख सकते हो। बट हमारे वालों ने ओपन रखा है, हमारे वाले में झूठ बहुत है, तो ओपन रखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो रखे हैं हमारे में फ्रॉड वाले, जिसमें प्रैक्टिस, जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो मेरा यहाँ पे देखो प्रैक्टिस नंबर आता है, ये सीपी नंबर है, ये मेरा प्रैक्टिस नंबर, और बाजू में मेरा मेंबरशिप नंबर। प्रैक्टिस का नाम आएगा यहाँ पे, विक्रम पंडियन एसोसिएट्स। अगर मैं ये नहीं कर रहा तो नहीं आएगा। बहुत सारे सीएस क्या करते हैं, नेम लैंडिंग करवा देते हैं, कंपनी में जाते नहीं है, पर कंपनी में सिर्फ नाम दे देते हैं। सेकेंडरी इनकम 15-20 हज़ार वहां से आ जाता है बराबर। किसी एक का पेट में लात मार के उसकी जगह लेके वहां भी से कमा रहे हैं और कहीं और से भी कमा। इसलिए ऐसा सब बहुत होता है, इस वजह से हमारे वालों ने इसको ओपन रखा, केवाईसी जैसा, कि कोई भी आके चेक कर सके। नो योर मेंबर, KYM। हाँ હા બધું મારે ને છુપાડવું હોય તો છુપાડી શકું. હા હું એને છુપાડી શકું, પણ તું અહીંયા જઈશ, હું મળીશ તો મને કઈ થશે ને. એ લોકો ઇન્ટેલિજન્ટ છે તો શું થઈ છે, શું કરી લેશે? આવો ચા પીવડાવીશું. કઈ ના પીવાનું એટલે ફ્લેટમાં મારા કરતા વધારે જોરદાર લોકો છે, અંદર મરજીથી જઈ શકશો, જશો નહીં. देखो ये वीआई की खुद की वेबसाइट है, मेरे घर का नहीं है, देख लो myvi.in बराबर। अब इसका हम लोग है ना अमालगमेशन की स्कीम निकालते हैं। स्कीम लिखा पड़े, जब भी अमालगमेशन हुआ होता है ना, तब सबसे पहले एक बड़ा सा स्कीम बना के, एनसीएलटी को जानते हो, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अच्छा आपको ट्रांसफर का तो कॉन्सेप्ट पता है, जो कंपनी के सारे असेट्स दे दे, वो ट्रांसफर है।
और जिसको सारे असेट्स मिले वो, तो ट्रांसफरर बंद हो जाएगा। मेरी कंपनी अगर आपको सब कुछ दे देगी तो मैं ट्रांसफरर, और आपकी सब एब्जॉर्ब कर लेगी तो आप ट्रांसफर ही, तो बंद कौन हो जाएगा? ट्रांसफरर में किसका नाम लिखा? ट्रांसफर ही कौन है? अभी आप क्या बोले सर, नाम तो वोडाफोन आइडिया है, तो मैं नाम तो बबलू फोन भी रख सकते हैं। नाम में क्या रखा है? किसी का नाम महादेव रखो तो मतलब वो ऐसा बबूत लगा के, त्रिशूल लेके, चीते की चामड़ी पहन के ऐसा आएगा, पार्वती जी को लेके साथ में चल, गले में सांप, साथ में नंदी। नाम रखने से क्या होता है यार? तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ लोग हो। नहीं यहाँ थोड़ी होता मतलब कोई सीए कर रहा तो इंटेलिजेंट है सर, तो साला 15% ही पास क्यों हो रहा है? बिल्कुल तो नहीं है। ऐसा किसने बोला? हाँ, हिम्मत वाले आएगी, इंटेलिजेंट एग्री नहीं कर सकते, हिम्मत वाले आएगी। अब आपको ऐसा प्रूव करने के हम इंटेलिजेंट, तो आप फाउंडेशन पास करके दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। यहाँ पर है, तो मतलब तभी तो प्रूव होगा। हो जाएगा। हाँ तो मैं तो खुशी हूँ, पेंडा लेके आना, खाली हाथ नहीं हो। ना ना, इतना भी नहीं, पर चल अब तूने बोला है तो मैं मना नहीं करूँ, ब्राह्मण आदमी। चलो, मस्त। पर डिसाइड कर लो, शक करना है तो सब पे करो, हर चीज बोलो विक्रम सर ये भी प्रूव करो, मेरे को तो मजा आएगा, मैं तो प्रूव करूंगा। पर भरोसा करना है तो मतलब दोनों में से एक डिसाइड कर लो, सेकंड वाला हमेशा अच्छा होता है। आई तो बिलीव इन सेकंड वन, नॉलेज बढ़ता है, नया पता चलता है कुछ, वरना किताब की काले अक्षर में तो उस स्कूल में वाला बंदा नहीं आता था एकदम मस्त, तो तेल लगा के चंपी करके, पूरे बाल ऐसा करके, शायद तुम में से भी कोई हो, वैसा नहीं बन सकते अपन चश्मा लगा के, मेरे को थोड़ा हैपनिंग बनना पड़ेगा, तो ही तो रखेगा यार। आज तुम लोग चार पांच सी एस है तो मिलते हैं ना, सबका नॉलेज फैक्टर अलग अलग होता है। किसी को देख के लगता है कि ना सालू कहीं अलग छे, तो सब भीड़ में तुम अगर एक जैसे दिखोगे तो तुम्हें कौन जॉब पे रखेगा यार, तुमसे कौन काम करवाएगा? सो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट? तो आपको थोड़ा बाइफरकेशन करना होगा अपने नॉलेज में। अच्छा, अमालगमेशन में पता है क्या होता है? सोनी को जानते हो? सोनी, सोनी और जी, जी को जानते हो? जी, इन्होंने ट्राई किया हुआ नहीं, सोनी और जी ने बोला हम बनाएंगे जील, सोनी भी बंद हो जाए, जी भी बंद हो जाए और एक न्यू एंटिटी बने। अब देखो, मर्जर में मर्जर में दोनों बंद नहीं हो रहे थे, एक ही बंद हुआ, बट अमालगमेशन में दोनों बंद हो जाते। और अगर एक्विजिशन, टाटा मोटर्स पता है, टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर पता है, इसको अक्वायर किया, ये भी कंपनी जिंदा, ये भी कंपनी जिंदा, सिर्फ इसके शेयर होल्डर्स जो है, ओनर्स जो है, वो पहले कोई और थे, अब टाटा है। तो वोडाफोन और आइडिया वाला जो मर्जर है वो हमारे में कैसे होगा? गुड क्वेश्चन। कंपनी लॉ में मर्जर की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, इसलिए अगर मर्जर भी होगा ना तो आपके वहां पे लिखा इसको अमालगमेशन ही जाएगा, बराबर। हाँ, पर कंपनी लॉ जो है वो वर्ड मर्जर यूज नहीं करता है, इसलिए कंपनी लॉ में अगर अमालगमेशन भी होगा ना, सॉरी मर्जर भी होगा ना, तो कंपनी लॉ वर्ड क्या यूज करता है, बट उसका इफेक्ट कैसा आता है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, जो आप सीए में पढ़ोगे, एएस इंटर लेवल पे, उसमें मर्जर अमालगमेशन के अलग अलग एएस, तो कम, एग्जैक्टली exactly. और वो प्रूव करने के लिए मैं जीपीटी ओपन कर रहा हूँ, बढ़िया खुल नहीं रहे हैं, पूछ ले इसको, देखो, वोडाफोन एंड आइडिया was a
merger, but as company law only defines amalgamation, it the scheme name is amalgamation and not merger, though it is a merger. बराबर है, मैं तो करेक्ट ही हूँ। 12 साल से करेक्ट। तुमको आज 12 साल के बाद मिला हो, और मैं कभी ऐसा घमंड में नहीं ले लेता, ना ही मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूँ कि ना विक्रम सर की ले 700 जैसे। तुम क्वेश्चन करो, हम हर चीज से प्रूव करें। भरोसा तभी तो ट्रस्ट कैसे होगा यार, इश्यूज सॉल्व करने पड़ेगा ना। आ गया, पूरा पढ़ना, पढ़ आराम से पढ़। कंपनी लॉ में मर्जर वर्ड डिस्क्राइब नहीं किया है वो मर्जर। इन कॉर्पोरेट लॉ मर्जर इज ऑफ्टन used as a generic expression while amalgamation is technical, therefore transaction accurately described as merger। नो मर्जर। तो ऐसा तो बहुत कुछ है ले यार, तुमने आज पढ़ना चालू किया। वाओ, गाड़ी सो रहे तुम लोग। तुम लोग का है ये? हाँ, कौन सर्च मार रहे हैं सब? चलो, मर्जर भी तो आती है साथ में। बोलने के लिए हम लोग अमालगमेशन वर्ड यूज कर, इफेक्ट अलग है, ખાલી નામ અમાલગમેશન વર્ડ વપરાય, એટલે લોકો એને અમાલગમેશન બોલતા નથી, સ્કીમ ઓફ અરેન્જમેન્ટ કે છે। अरेंजमेंट इंक्लूड्स बोथ मर्जर अमालगमेशन। मर्जर होगा तो ये बंद होगी ना, अमालगमेशन तो दोनों बंद होगी ना, डिफरन्स तो है ने। પેંડા પેંડા જ કહેવાય, પણ દૂધ ના હોય, માવા ના હોય, મેંદા ના હોય, લોટ ના હોય, પણ પેંડાને કહેવાય તો પેંડા જ ને। આ એવું છે, પણ ઇફેક્ટ અલગ અલગ। ગુલાબ જામુન કાલા જામુન છે તો જામુન, પણ એકને વધારે તળી નાખ્યું હોય, એકને ઓછું તળ્યું હોય, અલ્ટિમેટ ફરક શું પડ્યો? નામ ભલે સેમ હોય, મમ્મી મમ્મી જ હોય, પણ આપણી મમ્મી આપણી બાજુવાળી લઈ આવે ને, બોલે એને भी तो मम्मी જ कहिए છે। तुम लोग भी है ना एकदम जोरदार लोग। मैंने मना किया, जवाब दिया ना तेरे को, और फिर मैं बोलूं भी नहीं। આમાં આમાં હું લખવાનું? આ યાદ જ રાખવાનું, મર્જર એટલે એક बंद हो जाएगी और एक में समा जाएगी, अमालगमेशन में दोनों बंद हो जाएगी, नई एंटिटी बनेगी, और एक्विजिशन में कुछ बंद नहीं हो रहा, दोनों चालू है। हाँ, ओनर चेंज हो जाता है। मुझे नहीं पता, मेरे को काम करनी है। थोड़ा बंद मेरे काम का था तो पढ़ा था, वो मेरे काम का नहीं था तो नहीं पढ़ा था। गूगल करके बता सकता हूँ क्या था। तो मर्जर हुआ होगा, पता नहीं है, उनके बता सकते। एक दिन में दुनिया में कितनी चीजें होती है, हम कौन सी चीज पे ध्यान रखते हैं जो हमारे बैंक बैलेंस को अफेक्ट करे? अभी सब चीजें ध्यान रखने बैठेंगे। आपको होता है स्पाइस क्राफ्ट का चिली पोटैटो और पनीर टिक्का बहुत ही मस्त आता है? नहीं पता, मेरे को पता है। तो जहां जैसा रस, बोलो चले, ठीक। 5 मिनट जाने दिए तुम लोगों ने मर्जर अमालगमेशन। अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है? एलएलपी भी तो मर्ज अमालगमेट हो सकती है, जैसे कंपनी मर्ज अमालगमेट हो सकती है। तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर अमालगमेशन भी एलएलपी कर सकती, क्या कर सकती है? मर्जर और अमालगमेशन। तो दो एलएलपी मिलके मर्ज भी हो सकती है, और दो एलएलपी मिलके अमालगमेट भी हो सकती है। अगर दो एलएलपी मर्ज होगी तो क्या होगा? एक बंद हो जाएगी, एक में चली जाएगी, और अमालगमेशन होगा तो दोनों बंद हो जाएगी। दूसरा, आइडिया और वोडाफोन जो है ना वो मर्ज, पता है क्यों?
क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था चलाने को। आइडिया लिस्टेड कंपनी, वोडाफोन अनलिस्टेड कंपनी। अगर मैं आइडिया को वोडाफोन में मर्ज करूं ना, तो आइडिया के सारे शेयर होल्डर्स कहाँ जाएंगे, जो बेचारे बीएससी एनएससी पे शेयर लेके बैठे? टोल नाके पे मिलेंगे आपको गर्ल्स। कितना पैसा डूबेगा? अब लॉजिक समझ रहे हो? इस वजह से उन्होंने क्या किया है वोडाफोन को, पर नाम अच्छा किसका था, इसलिए नाम क्या रख दिया, वोडाफोन आइडिया। कलर भी उसका रेड आता है जो हाँ हाँ सर, तो क्या फर्क पड़ता है? हर चीज वोडाफोन। हाँ, पर सर नाम तो कुछ भी रख सकते हो, मैंने क्या बोला? आप समझ रहे हो? नाम तो बबलू फोन भी रखो, नाम में कुछ नहीं रखे। अगर एक कंपनी को एलएलपी को अपना नाम चेंज करना होता है, एक सीएसीएस के पास जाओ, आरओसी में एक फॉर्म होता है नाम चेंज करने का, फॉर्म रन, रिजर्व यूनिक नेम करके वो भरो, 1,000 रुपए की फीस होती है, वो भरो और एमसीए पे बराबर उसको दो नाम दो, अप्रूव हो जाएगा तो हो गया काम। आप ब्लिंकिट को जानते हो? वो पहले ग्रोफर्स था, ग्रोफर्स ही ब्लिंकिट है। एसर पेट्रोल पंप को जानते हो? वही नायरा है, पर एसर चल नहीं रहा था, नायरा बनाया, चलने लगा। नायरा जियो का भी उसमें पार्ट है थोड़ा बहुत। और जियो पेट्रोलियम भी है अलग से। तो घणो બધું છે मित्र। नाम રાખવાથી શું થાય? लॉजिकली ला मिलानो ला पिनो से एक ही ओनर का है, बोल। खाली खाली दो लोग अलग अलग हो चुके हैं, तुम्हारे लिए, तुमको दिखाने के लिए। ज्यादातर जगह पे जाके देखना दोनों ही होंगे, बाजू बाजू में ही होंगे। चालन ना यार, तो मार्केट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, लोगों को लग रहा है ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, चल दोनों रहा है। ओके अमर तो बहुत ही अलग स्टोरी है यार, तुम लोग मेरे साथ ये सब मत करो, मैं बताने बैठ जाता हूँ। अगनानी लोग हो तुम लोग। आप लॉटे चोकोपाई को जानते हो? लॉटे चोकोपाई को पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा तभी एग्जांपल बताऊंगा मैं, अब तो भी, पर चलो कोई बात नहीं। हैवमोर ने अपना नेम जो है, नेम प्लस उसका जो आइसक्रीम का बिजनेस है, 2018 में सेल कर दिया। किसको? लॉटे को। लॉटे चोकोपाई वाला जो लॉटे है ना, वो लॉटे को पूरा सेल कर दिया। आई होप लॉटे पता होगा आपको। हैवमोर के आज अगर आइसक्रीम में जाके खरीदते हो अगर आप जाके, तो लॉटे के कोन्स होते हैं, दे आर वे प्रीमियम कोन्स, भले 70 रुपए का आता है, बट वो बहुत ही प्रीमियम होता है देन हैवमोर के कोन। आप कभी ट्राई करना, मौका मिले तो, मिलने भी एक लाना, मतलब लाना नहीं, पिघल जाएगा, मेरे को ही बुलाना, मैं आ जाऊंगा। नहीं, मेरे को लेक्चर देना, हमारा थोड़ी 9 बजे के बाद फ्री होता हूँ। चलो, तो 2018 में इन्होंने बेच दिया। अब आप है ना सेक्शन 27 पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, रिस्ट्रेन ऑन ट्रेड। वो ऐसा बोलता है कि किसी को काम करने से रोकना हो तो लिमिट और साल तक रोक सकते हैं। या तो आपने लिमिट के इंडिया में ये नहीं करना, या तो साल, तो 5 साल तक लॉटे वालों ने हेमोर को क्या बोला कि आप आइसक्रीम का बिजनेस नहीं कर सकते। इसलिए 2018 में जब हम लोग कोरोना के लिए घर बैठे थे, तब रातों रात हेमोर के सारे जगह पे हेमोर नाम हटा और होको आ गया। सो हेमोर अब पूरा का पूरा खरीद किसने लिया है? लॉटे ने। कोरियन कंपनी है, ठीक है, ना पता हो तो। और ये हेमोर अपने पास रह गया, जो उसका नाम चेंज क्या हो गया? होको। होको वाले का जो टाइम पीरियड है ना, वो 23-24 में खत्म होने वाला था, क्योंकि 5 साल हो जाने वाले थे। इसलिए इसने अपना आइसक्रीम लॉन्च किया। अब दुकान वाले हेमोर से होको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि होको वाला कमीशन ज्यादा देता है, हेमोर वाला कम दे पाता है, क्योंकि उसको इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस, चार्जेस ज्यादा लगता है। पर दोनों में से प्रीमियम किसका आइसक्रीम है? मिल्क ज्यादा है, 40% ज्यादा मिल्क है। वेरेज ये अभी थोड़ा चीप आइसक्रीम बनाने के चक्कर में क्वालिटी नहीं दे रहे ज्यादातर। तो होको आपको नहीं खाना चाहिए, वाडीलाल तो खाना ही नहीं चाहिए, वो फ्रोजन डेजर्ट है, इट इज नॉट एन आइसक्रीम। अमूल इज ओके, बट ज्यादा अच्छा है मोर, मिल्क कंटेंट वाइज देखे तो। देखो मरना तो है ही खा के। खाता हूँ नेचुरल। वो भी अभी, अगर तुम कोकोनट खा रहे हो, मान लो टेंडर कोकोनट, तो आप घर पे कोकोनट लाके उसको फ्रिज में रखो, वो बिगड़ नहीं जाएगा।
कोकोनट तो बिगड़ेगा ना 10 दिन बाद, तो कोकोनट को डालने के लिए उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालते होंगे। और कौन सा आइसक्रीम खा के फोम जैसा लग रहा है आपको? वो अपने दिमाग में बिठा लिया आपने, उसमें भी तो प्रिजर्वेटिव्स है यार। आप कभी पाइनएप्पल सैंडविच खाइए कोई जगह की? हाँ, तो वो पाइनएप्पल सैंडविच अगर आप खाते हो, टिन में आता है पाइनएप्पल, वो टिन के अंदर पानी होता है, वो क्या है? प्रिजर्वेटिव्स। उससे अच्छा फिर तो मतलब मरना ही है तो सबसे अच्छा, अगर आपको खाना हो तो अशरफी की जो कुल्फी आती है, बिकॉज उसको रोज बना के रखना पड़ता है वरना वो बिगड़ जाएगी। इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल सकते, इन्हें फेंकवीच पड़े। दूसरा, ये समझ में आया अमालगमेशन मर्जर? पक्का? વાળા મોટો બિઝનેસ ખોલાઈ દીધો એને લિમિટ આપી 5 વર્ષ સુધી કે આઈસ્ક્રીમ બનાવી એના પછી હુક્કો हुक्को ने तब तक अपना ईटर ही चालू रखा। चना पूरी तो बेच सकता था ना वो, 5 साल आइसक्रीम मना किया, चना पूरी थोड़ी मना किया। ચાલુ હતું ईटर ही चल रहा था, आइसक्रीम का बिजनेस बंद हुआ, और फिर 5 साल बाद उसने वापस आइसक्रीम चालू कर दिया। चलो मेरा घनानी लो को। अच्छा, हमने ऐसा पढ़ा था कि हम हमारी फॉर्म पार्ट बोल। બ્લિંકિટ વાળું હતું તો બ્લિંકિટ અને ઝોમેટોનો એક જ ઓફર છે અત્યારે તો ત્યારે वो तो बाद में हुआ, बहुत बाद में हुआ, वो तो एक्विजिशन है। પહેલા जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीद लिया, जैसे टाटा ने लैंड रोवर को खरीद लिया। ઝોમેટો બ્લિંકિટ તો અલગ અલગ નામ ओनर एक ही है, इंस्टामार्ट और स्विगी भी एक ही है। ओनर पहले अलग अलग थे, पहला अलग था, પછી આને ખરીદી લીધું ઝોમેટો વાળાએ। પહેલા છે ને હજી પણ એક હતું ઉબર ઈટ્સ, ઉબર ઈટ્સ ને પણ ઝોમેટો વાળાએ ખરીદી લીધું। ફૂડ પાંડા બી હતું। એટલે ચાટિંગ चलो, तुम लोग को मैं ही मिलता हूँ ये सब बातें करने के लिए। आप નાની હે ના નાની નાની का नानी, मतलब नानी हो? मतलब नाना बोलती समझ में भी यार। ठीक है, ठीक, मुझे कहाँ ये सब आता है, आपके जितना कहाँ पढ़ा लिखा हूँ मैं। आओ, सो एक फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। हम लोग फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको कन्वर्ट कर सकते हैं? वो कौन से शेड्यूल में लिखा था? प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हो, कहाँ लिखा था? और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, ये सारे जो एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स है, ये फाइल याद है हमने एमसीए के वहां पे करना है, ऐसी बात की थी हमने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सुना है? वो मैंने आपको एक दिन पहले दिन आके लास्ट टाइम ही समझाया था शायद, कि 52+ मिनिस्ट्रीज है हमारे पास, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, पर पता नहीं कैसे पढ़ी थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो ऐसे देख रहे थे मेरे को, बोले है मिनिस्ट्री ये करती। जितना अच्छा क्वालिटी पढ़ लोगे ना, उतना अच्छा क्वालिटी पेपर में लिखोगे एक बार में, फाउंडेशन क्लियर। 15% आपने जैसे बोला ना, देखो हिम्मत वाले तो सब होते हैं, तो हिम्मत में से 15% क्यों निकलते हैं? साला पढ़ते नहीं, और ढंग से नहीं पढ़ते। पढ़ा ही अगर आपने ढंग से नहीं होगा, लिखोगे कैसे? तो बहुत फोकस से पढ़ो, समझ रहे हो? चलो, एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन of document required to be filed or delivered under the act and rules। आपको कहाँ फाइल करना है? एमसीए में, पर अभी एमसीए पे जा तो नहीं सकते, आरओसी चल के जाएंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया अंकुर चार रास्ता पर आरओसी। तो हम क्या करते हैं, फिजिकली नहीं जाते, बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली एमसीए की वेबसाइट पे फाइल कर देते, mca.gov.in। एक्चुअल वेबसाइट नाम चेंज हो गया है, कब से सालों हो गए उसको, MCA 21 हो गया।
बट तुम्हारी बुक में mca.gov.in है, तो अपने को भी लिखने का क्या है, mca.gov.in। एंड कोई भी फॉर्म जो है उसको ऑथेंटिकेट मतलब सिग्नेचर करना रहेगा। कौन करेगा सिग्नेचर, तो पार्टनर या फिर डेजिग्नेटेड। पार्टनर मानिए, पार्टनर माने जो एलएलपी चला रहा है। डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात हमारी करनी बाकी है, जो हम 2 मिनट में करेंगे। बट पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उनमें से किसी ना किसी पर्सन की साइन चाहिए होगी हमें। क्या चाहिए होगी हमें, साइन, और वो भी डिजिटल साइन। कैसी साइन, डिजिटल साइन। बोल फाउजे। हाँ, senior છે પણ જે બધી આપણે રજીસ્ટર ઓફ ઓફિસ કહેવાય તો ઘાટલોડિયા છે कौन सी ऑफिस घाटलोड़ी है, જ્યાં રजिस्ट्रार्स બેસે છે कौन रजिस्ट्रार बैठता है, तू घर के रजिस्ट्रार की बात कर, तो એ રजिस्ट्री જ કહેવાય રजिस्ट्री मैं वही बोल रहा हूँ कि आप घर कहाँ अगर बाय और सेल करते हो उसके रजिस्ट्री की शायद बात कर रहे हो, बाकी घाटलोड़िया में कोई नहीं है। हाँ बोलो। હું સમજાવતી નહીં આજ મારી મમ્મી ત્યાં જાય મતલબ આર્ગ્યુ કરવાનું હોય કે આ મારી ક્લાયન્ટ કંપનીનો નેમ સિમ્બોલ છે તો આ बेटा वो आप ट्रेडमार्क एजेंसी की बात कर रहे ओ हो, हाँ सॉरी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री वहां पे है घाटलोड़िया पे ब्रिज के नीचे। चाणक्य ट्रेडमार्क अलग, कंपनी अलग। क्योंकि मम्मी एडवोकेट है, सही बात। और पापा की चीज का बराबर। तो कहाँ जरूरत है पैसों की, क्यों करनी है सब काली मजूरी, करो करो। चल चले। सो हाईकोर्ट जाती है कि सिर्फ ट्रेडमार्क, ठीक है। Every form or application of document required to be filed or delivered under the act and rules made thereunder shall be filed। कहाँ फाइल करना है आपको, कंप्यूटर रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द वेबसाइट mca.gov.in। एंड इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, अब सोचो कंप्यूटर पे तो कैसे कॉमन सील कैसे लगाओगे, कंप्यूटर में ऐसे सील भरा के दबा दी तो कंप्यूटर की स्क्रीन हाथ में आ जाएगी। ऊपर से 2 वायर सील में लगे तो तुम अब ऐसे साइन कर सकते हो, ऐसे ऐसे साइन करोगे तो आ जाएगा क्या अंदर, नहीं आएगा ना। तो उसके लिए पेन ड्राइव आती है जिसको डिजिटल सिग्नेचर बोलते हैं। हर एक सीएस की एक पेन ड्राइव होती है, अगर वो वहां पे नाम आएगा तो होगी, जब तक नाम नहीं आएगा तब तक कोई सिग्नेचर नहीं हो। कहाँ नाम आएगा, मेंबर सर्च, बराबर। ये सिग्नेचर से फॉर्म को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑथेंटिकेट। समझ में आवश्य, ओके। चले आगे, बढ़िया। अब देखो ये चीज यहां से नहीं पढ़नी है क्योंकि ये डेफिनेशन से पढ़ना है और ये चीज भी डेफिनेशन से पढ़नी है। बचा क्या, तो मैनेजमेंट और मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। चले, तो एलएलपी का बिजनेस कौन मैनेज करता है, पार्टनर्स। पार्टनर्स इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी, बट सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। समझा रहा हूं, हर एक एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, बराबर। एंड ऑल्सो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, हुम वन जो है वो क्या होना चाहिए, there is no maximum limit on partners in LLP, there is no maximum limit in partners in LLP। बोल हाउस है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ।
चले, एक बार के लिए सारी चीजें खत्म हो गई, सिर्फ ये समझना बाकी है पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है। ठीक है, सुन लो। मर्जर अमालगमेशन में 1 2 कुछ नहीं करा है, एक ही लाइन है कि एलएलबी मर्जर और अमालगमेट कर सकती है। कन्वर्जन में तो तीन नाम लिखने ही है, फर्म, प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलबी में कन्वर्ट करवा सकती है, एक ही पॉइंट। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में भी एक ही पॉइंट कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एलएलबी के, वो हमको कहाँ फाइल करने हैं, एमसीए की वेबसाइट, फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं। बराबर। मैनेजमेंट में नंबर 1, पार्टनर्स इन एलएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज। मैनेज कौन करेगा? सारे पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंपनी। अब मान लो कि हम लोग एक एलएलपी खोलेंगे, एलएलपी में मिनिमम लोग कितने चाहिए? 2 लोग चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब मान लो कि हम सब मिलके एलएलपी बनाएंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये थर्ड पॉइंट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। हम सब एलएलपी बना सकते हैं, मैं, आप, हम सब। आया ना? पक्का? कैसे? अज्यूम कर लेना मेजर है, अज्यूम यू आर अ मेजर। अपाई जी कर लो खुद को, जा जाओ वहां, हम माइनर है, हाय हाय। अब मान लो हम सब मिलके अगर हम एक एलएलपी बनाए, चलाएगा कौन एलएलपी? हम सब। तो मतभेद कितना होगा? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैं बोलूं तो मर्जर, मतभेद कितना होगा? बहुत सारा मतभेद होगा, होगा कि नहीं होगा? बराबर, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हमको शायद उनकी बातें समझ नहीं आ रही, उनको शायद हमारी बातें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इतनी सारी बवाल, प्लस डे टू डे कौन चलाएगा? मान लो नक्की हो गया कैफे, अब कैफे के मेनू के लिए जगह, तुम में से 2 लोगों को लग रहा है मोमोज होने ही चाहिए, मुझे लग रहा है कि खावा नहीं बस मारो हर मोमो। अब बोलते मोमो सड़ा के बनते, यस, अरे आई टेल यू, अंदर की सब फीलिंग्स अच्छी होती है, उसमें कोई वांधा नहीं। जो बाहर का जो जो मेन जो लेयर है ना, उसमें से प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पास्ता खाया है? पास्ता में एक टाइप आता है रेवियोली पास्ता, इट इज मेड सेम लाइक मोमो। एक पॉकेट बनाया जाता है, उसके अंदर चीजें फिल की जाती है, उसको बंद किया जाता है, उसको आप कभी खाना, वो मोमो की तरह स्ट्रेच नहीं होगा। वो मैदा जो स्ट्रेच होता है, वो स्ट्रेच कैसे होता है? तो मैदे में पानी डाल के उस लोट को पड़ा रखा जाता है। आप घर पे मैदे से कुछ भी बनाओ, तो ऐसा स्ट्रेच होता है कभी? शाइन होता है कभी? तो कैसे होता है शाइन और स्ट्रेच? फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट करना अगर घी में करोगे तो फर्मेंट होगा, दही को फर्मेंट ही तो करते हैं हम लोग, बट मैदे में वो सड़ता है, सड़ता है तो उसमें शाइन आती है, बराबर है, और फिर तुम खाते हो। इसलिए हो सके तो नहीं खाना चाहिए। अब देखो, ये दूसरा स्ट्रेच हमको पता है कहाँ मिलता है? मैगी में। पिज्जा, पास्ता, ब्रेड बटर, ब्रेड एंड चीज इज एनी डे बेटर देन मोमोज एंड ऑल दिस थिंग्स, नूडल्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। एक बार नकली पनीर खा लोगे ना, जिंदा रहोगे, पर ये नूडल्स वूडल्स है ना, 7 दिन ज्यादा लगता है उसको सिस्टम से बाहर निकलने, रेसिड्यू रह जाता है। तो बहुत पसंद है, 2 3 महीने में एक बार खाया, ठीक है, बट डू नॉट मेक इट अ हैबिट। बहुत सारे लोग हैं ना, हर वीक में एक बार मैगी खाते हैं, मौत बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। और मौत कैसे आएगी बताए? दर्द ना, कैंसर वैंसर वाली आएगी, तो आपको अभी नहीं पता चलेगी। तो खाओ, पर पड़ी के जो आते हैं ना, पड़ी के 10 10 रुपए वाले, नहीं खाने चाहिए। सोडा कैन कोई भी नहीं पीना चाहिए। अब बोल रहा हूँ ना, तुमको लगता है पिज्जा खराब है, पर पिज्जा सबसे अच्छा है, उसको सिर्फ बदनाम किया गया है। पास्ता खराब है, चीज चिली सैंडविच खराब है, दिस इज चीज इज येट गुड, दूध से बनती है, पेट पचा लेता है, हाँ फैट होता है ज्यादा, मोटापा थोड़ा बढ़ेगा, बट आपके बॉडी को इंटरनली हार्म नहीं करता है। मेयोनीज हार्म करता है।
बहुत ही गंदा हार्म करता है, पर बहुत ही पसंद है। एक आध महीने में एक आध बार ठीक है, बाकी ये सब चीजें क्योंकि एक दिन पड़ी का, एक दिन थम्स अप, एक दिन मेयो, एक दिन मोमो, क्या होगा, फटेगा पेट। चलो, अब हम सब अगर एक एलएलपी खोलेंगे तो सबके मतभेद होंगे। कैफे रेस्टोरेंट खोलिए तो वाले जाते है ऑलरेडी, फिट ओ क्लॉक करके बहुत ही बड़ी एक रेस्टोरेंट है, मिलता है वहाँ हैं वीगन ऑप्शन वो अच्छा पे। छः छः सात। मेरे को दो तीन ही पता है, क्योंकि मैं नहीं जाता ये सब जगह। जब बाहर जाना और खाना, तो खराब ही खाना, अच्छा क्यों खाना। हफ्ते में जब 2 हफ्ते में एक बार जा ही रहे, तो कैसा ठूसना है, खराब। क्योंकि स्वाद कहाँ होता है, खराब में। पर सड़ा हुआ तो मत खाओ। वेजिटेरियन हूँ काफी है, अब इसको चेंज नहीं करना मेरे को। टोफू बोफू अपने से नहीं हो, पनीर बराबर चल रहा है। तो अब देखो, यहीं से मतभेद चालू हो गया है। कैफे खोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए लोग ने क्या बोला है कि डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, क्या चलाने के लिए, डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। दो, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रखने पड़ेंगे। अब से, अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होंगे, मतलब 4 रखने पड़ेंगे कि 2 में काम हो जाएगा। साइज ऑफ द बिजनेस देखो, 2 पार्टनर, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये कितने हुए। तो मिनिमम पार्टनर एलएलपी में कितने रखने पड़ेंगे, 2। ये 2 ही को डेजिग्नेट नहीं बना सकते। ये भी, मैंने और आपने मिलकर एक एलएलपी खोली, आप और मैं पार्टनर, आप और मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। जो पार्टनर है वो ही डेजिग्नेटेड बन सकता है, जो पार्टनर ही नहीं है वो डेजिग्नेटेड बन सकता नहीं। खबर है उसको। तो डेजिग्नेट बनने के लिए क्या बनना जरूरी है, आपसे हमारा कोई डाउट, अक्कू, चले, ठीक है। सो इसलिए क्या लिखा था कि पार्टनर एलएलपी मैनेज करता है, पर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, लीगल कंप्लायंसेस के। लीगल कंप्लायंसेस के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो डे टू डे अफेयर्स चला रहा है। क्या चला रहा है, डे टू डे अफेयर्स। इसलिए वो कौन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मिनिमम कितने पार्टनर्स, 2। मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर, 2। पर यही 2 पार्टनर को क्या बना सकते हैं, डेजिग्नेटेड। नया लाने की जरूरत नहीं, और मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स, जितने चाहो उतने ला सकते। यहाँ पे हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई। गुड, हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, आर यू श्योर, ओके। सो एक नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई विल होप कि तुम ये पढ़ के आओ। अभी एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, अब 2 मिनट पहले सुनना, ठीक है, एडवांटेजेस। देखो, एलएलपी है ना, उसके एडवांटेज में क्या है, बोला इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। चालू करना आसान है, बंद करना आसान। सर एलएलपी में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। और एक फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, इतना पैसा लाना कैसे लाना वो आपके ऊपर है, फ्लेक्सिबिलिटी। हम आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कि इतना पैसा लाना ही पड़े। तो इजी टू फॉर्म, गवर्नमेंट टीबी की दवाई फ्री में देता है। तो इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, नंबर डाले आपने 1 2, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व। सारे पार्टनर्स एंजॉय करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल कैपिटल। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर में बोला है, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। ज्यादा लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स मतलब ज्यादा
compliances नहीं देता है, जागो छो। And last, it is organized and operates on basis of agreement. अब ये मेरा फॉर मतलब बोले ना फ्लो है, आपको कोई और फ्लो अच्छे से याद रहता है तो आप वो फॉलो। बाकी मैं कैसे याद रखता हूँ, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फिर सारे पार्टनर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है। क्योंकि मेरे कैसे दिमाग में चलता है, जैसा लिमिटेड लायबिलिटी है ना, तो लिमिटेड लायबिलिटी कब होगी, जब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से याद आया कि सर यहाँ पे ना और एक चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है, लीगल प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स की, एज वेल एज ये ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट करता है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। एक से 6 में कोई डाउट हो तो बताओ। एक से 6 में कोई डाउट हो तो बताओ। हाउ सर, याद रहे सर, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, पार्टनर्स का लिमिटेड लायबिलिटी है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, बराबर। पांचवा, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ज्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शन डालता क्योंकि यहाँ पे कंप्लायंस कम है, तो ज्यादा प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स मतलब लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स है, लॉ को कंप्लाई करने की जो रिक्वायरमेंट्स जैसे कंपनी में होती है, बोर्ड मीटिंग रखो, इंडिविजुअल मीटिंग रखो, ये सब नहीं। एंड ये ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट करता ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। अब आओ सेक्शन 4। अच्छा, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को लगेगी? वो एक और एक दीदी आती थी ना, पतली पतली देर साथ बैठती थी, वो क्या है, मुझे नाम नहीं पता। क्या कोई मेडिकल कंडीशन हुई है कि ऐसी? एक बार लीवर का दूध है, एक बार हमारी बॉडी अलग अलग, डॉक्टर फेफड़ा हो चक्कर हाँ सो फेफड़ा में चक्कर फेफड़ाમાં ચક્કર, એને ફેફડામાં ચક્કર આવે? એમને પગમાં બી ચક્કર આવું કીધું તા? એ કેવી રીતે આવે? કિડનીમાં બી ચક્કર એને કીધું એમણે આવું બધું? રાજીઓ કહેતી કે મને નહીં અચ્છા, રાજીએ પૂછ્યું કે કેવી રીતે ખબર પડે જાતે કે લીવરમાં દુખે તો કે લેફ્ટ સાઈડ દુખે તો લીવરમાં દુખે ચાલો તો સારે મસ્તીમાં કીધું હશે આવું બધું. હું તો સિરિયસલી લેતા નહીં. કોઈ સરનું નામ લો તો યાર, હું તો યાર. ચાલો, નોન એપ્લિકેબિલિટી ઓફ ઇન્ડિયન પાર્ટનરશિપ. Save as otherwise provided. Save as otherwise provided. Provisions of Indian Partnership Act shall not apply to LLP. Provisions of Indian Partnership Act shall not apply to LLP. पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी पे एप्लीकेबल होगा नहीं. પાર્ટનરશિપ એક્ટ એલએલપી पे એપ્લિકેબલ નહીં. હવે છે ને હું એક જોરદાર શીખવાડવા જવાનું છું, મગજ મૂકી દેવાનું, ખાલી સાંભળજો, લખવા કરવાનું બધું પછી કરું. देखो, बॉडी कॉर्पोरेट, इसको एक मिनट हटा दो. सेक्शन 5 पार्टनर्स. कौन कौन पार्टनर बन सकता है? पार्टनर कौन कौन बन सकता है?
देखो, दो लोग पार्टनर बन सकते हैं, एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट। इंडिविजुअल एज वेल एज बॉडी कॉर्पोरेट को हम क्या बुलाते हैं? पार्टनर्स। बराबर, सांभर जाओ खाली। अब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कौन? अगर हमको मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? तो मिनिमम दो पार्टनर। तो ये मिनिमम दो पार्टनर में से दो या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, आप और मैं, और दो कौन हो सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या सेबी बॉडी कॉर्पोरेट है? ओके, तो मैं ऐसा बोलूं, तुमको हाँ या ना बोलना है। दो कंपनी मिलके एलएलपी बना सकती है। दो पार्टनर चाहिए और दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी, तो दोनों मिलके एलएलपी बना सकती है। ओके, दो एलएलपी मिलके एलएलपी बना सकती है। मर्ज वर्ज नहीं है, मर्जर अलग चीज होता है। सिंपल, मेरी एक एलएलपी, आपकी एलएलपी, एक आप पार्टनर एक मैं पार्टनर, हम मिलकर नहीं एलएलपी बना सकते हैं। अच्छा, दो पार्टनरशिप मिलके एक एलएलपी बना सकती है। आगे ना बोलो, ये यस, ये यस, ये यस। ओके, आरबीआई प्लस सेबी मिलके एलएलपी बना सकती है। ओके, अब मेरे आंसर सुन। दो कंपनी मिलके एलएलपी बना सकती है, यस। दो एलएलपी मिलके एलएलपी बना सकती है, यस। दो पार्टनरशिप मिलके एलएलपी बना सकती है, नहीं। आरबीआई से भी एलएलपी बना सकती है, नहीं। अब ऐसा बोलोगे सर अभी तो तुमने बॉडी कॉर्पोरेट समझाया, अभी तुम मना क्यों कर रहे हो? देखो, मान लो हम सब एक एक्ट होते हैं। हम सब क्या होते हैं? एक एक्ट। आपका एक्ट है, मेरा एक्ट है, हम सबका एक एक्ट है। अगर हम सब अगर एक एक्ट हो और एक वर्ड फेवरेट फूड अगर हम पकड़े, ये वर्ड फेवरेट फूड सबका सेम होगा क्या लगे? आपका लिए फेवरेट फूड, मेरे लिए फेवरेट फूड, हम सबके लिए फेवरेट फूड सेम होगा क्या लगे? पक्का अलग अलग होगा, पर वर्ड तो फेवरेट फूड सेम है। एग्जैक्टली exactly. तो जैसे वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट जब मैंने आपको समझाया ना, तो मैंने आपको जनरल सेंस में बॉडी कॉर्पोरेट समझा। पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट के अंदर वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहाँ से आ जाए? सो बोलो ना, बोला वो समझा कि मैंने आपको जो बॉडी कॉर्पोरेट समझा ना, वो मैंने जनरल सेंस में समझा। हर एक एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट की अलग डेफिनेशन है। अब अगर आपको कोई पूछे सर बॉडी कॉर्पोरेट माने, बोले सब कुछ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट, आरबीआई बॉडी कॉर्पोरेट, सेबी बॉडी कॉर्पोरेट, सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट। पर पार्टनरशिप तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही नहीं। क्या पार्टनरशिप आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं। तो अगर पार्टनरशिप एलएलपी, सॉरी पार्टनरशिप अगर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं है, तो एलएलपी नहीं बना सकती। और आरबीआई और सेबी तो है। पर मैंने क्या बोला? क्या आपने एलएलपी की बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी? वास्तविकता में आरबीआई और सेबी का बॉडी कॉर्पोरेट होना और एलएलपी का उसको मानना, ये अलग अलग चीजें के सेम? अलग। अब
ये ऐसा क्यों बना है? एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन इसलिए बनाता है क्योंकि एलएलपी क्या चाहता है कि जितनी चीजें हम यहां लिखेंगे ना, जितनी चीजें हम यहां लिखेंगे वो पार्टनर में गिना जाए। कहाँ गिना जाएगा? तो जितनी चीज मैं यहां लिखूंगा वो सारे के सारे पार्टनर होंगे। क्या होंगे? सारे पार्टनर। समझ में आया? जो चीज मैं यहां नहीं लिखूंगा वो पार्टनर नहीं होगा। खबर है? अग्गू सारू। सो हर एक अभी अभी सोचो, अगर हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे होते ना, क्या पढ़ रहे होते? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग होती। अगर हम लोग कोई और एक्ट उठा लेंगे ना तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कोई चीज अहमदाबाद से आउटसाइड इंडिया ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं? अगर मैं कोई चीज अहमदाबाद से आउटसाइड, तो मैं इसको एक्सपोर्ट बोल सकता हूँ। अगर मैं कोई चीज आउटसाइड इंडिया से यहाँ ले आऊं तो मैं इसको इंपोर्ट बोल सकता हूँ। पक्का? अरे श्योर? पक्का ना? ठीक है। अगर मैं कोई चीज अहमदाबाद से गांधीनगर गिफ्ट सिटी ले जाऊं तो क्या उसको इंपोर्ट बोलो? बोले पागल हो गया क्या? आपको पता है SEZ करके कुछ चीज होती है? बात हुई थी हमारी कभी उसको? नहीं। कितना SEZ है? 7 8। 270 से ज्यादा SEZ है। नहीं, तुम सब गलत पढ़ के आए। जो मैं बोलूं सनातन सत्य। ए यार ये सब प्रूव मत करवाओ यार तुम। यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं होती है शायद SEZ में। हो गई। ये फैक्ट शीट दिख रही है आपको? ये देखो, मेरे घर का नहीं, गवर्नमेंट की एक वो है, ये इसका डाउनलोड किया। अभी की डेट है, गिन लो। और ये 2005 से है, और पहले तो इतनी थी। समझ में है? ये सब नहीं करते। आगे चलते हैं। मेरे साथ रहोगे ना रोज तो विश्वास उठता जाएगा जीवन से। पता नहीं लोग ये सब बताते क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। पर मैं आपको एक सच बात बोलूं, वो बताना मत किसी को। SEZ के हिसाब से गिफ्ट सिटी इज कॉल्ड अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच इज इन इंडिया। SEZ की डेफिनेशन है एक ऐसी जगह जो इंडिया में है पर वो इंडिया नहीं है। इंडिया का लोग इंडिया अगर होती तो टैक्स बेनिफिट कैसे देता? उसको अलग एरिया कैसे गिनती? तो हम जहाँ बैठे हैं ना उसको DTA बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया। और उसको क्या बोलते हैं? SEZ। अब सुनना, अगर मैं कोई चीज यहाँ से वहां ले जाऊंगा तो SEZ पता है, क्योंकि वो इंडिया है नहीं तो उसके लिए क्या माना जाएगा? इम्पोर्ट। अब आप सोचो ये चीज अगर आप बाहर जाके किसी को बोलो जिसने SEZ एक्ट नहीं पढ़ा है। मैंने बोला सेंट्रल 1500 से ज्यादा एक्ट है। सेंट्रल कितने हैं? 1500। लोग पढ़ते ही नहीं, कैसे पता चले? 1500 टाइम है पढ़ने का। मैं आज तक सिर्फ 700 720 पढ़ पाया। उससे ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ पाया। ट्राई करता हूँ कि एक आध महीने में कुछ नया पढ़े। उससे ज्यादा तो मेरे से भी पॉसिबल नहीं। चलो अगर, तो ये क्यों पता चला? अभी मेरे को अगर आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ से बाहर जाएगा एक्सपोर्ट, बाहर से अंदर आएगा इम्पोर्ट। पर SEZ एक्ट क्या बोलेगा? मेरे वहां ऐसा नहीं है। कोई और एक्ट पढ़ेंगे तो वो क्या बोलेगा? मेरे वहां भी ऐसा नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज। अब पता है अगर एक SEZ है और दूसरा SEZ है, जैसे मुंद्रा पोर्ट एक SEZ है और मान लो आंध्र प्रदेश में एक SEZ है। आपको पता है कि अगर एक SEZ दूसरे SEZ को भेजता है ना तो ये जो भेज रहा है उसके लिए एक्सपोर्ट, और ये जो ला रहा है ना उसके लिए इम्पोर्ट, आउट पंच। इसलिए मैंने जब आपको पहले दिन हम मिले तो मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट की क्या डेफिनेशन समझाई जनरल। आज जो मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ ना, वो किसकी डेफिनेशन समझा रहा हूँ? LLP में जो लिखी है वो। तो LLP पता है क्या बोलता है? कि मेरे हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी
रजिस्टर्ड अंडर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट। आपने डेफिनेशन पढ़ी कंपनी की कि बाकी है? पढ़ी होगी। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। बस वो पूरा का पूरा डेफिनेशन यहाँ पे लगा। प्रीवियस कंपनी लॉ माने ये पहला था। जितने पहले थे, कितने थे पहले? फिर बता दो। 1868 या मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था 1866 1956 तो सिर्फ पास्ट प्रीवियस कंपनी लॉ, बट थे तो सालों से। बोल याद रहे सर। चल आगे चलते। सो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, ये क्लॉज है पता है ना, इसको क्लॉज बोलते हैं, सब सेक्शन मत बोलना। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया LLP registered under this act, LLP incorporated outside India. बोल how that? So company under section 2 clause 20 company incorporated outside India, LLP registered under this act and LLP incorporated outside India. जाओ आगे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, LLP इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो कंपनीज एक्ट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी, जैसे एप्पल बाहर बनी, टेस्ला बाहर बनी, जाग रहे हो ना, LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस है एंड LLP इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये चारों को हम क्या बोलेंगे? बॉडी का। जो अगर ओके, आपको तो इसमें और एक चीज है, बट डज नॉट इंक्लूड। वो पता है किसको इंक्लूड नहीं करती? आपने वर्ड कॉर्पोरेशन सोल सुना है? सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं कर रहा हूं सर। कॉर्पोरेशन सोल माने कॉर्पोरेशन सोल एटले कोई भी एक इंसान जो एक एंटिटी को चलाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुना है? वो मर जाएगा तो एंटिटी बंद होगी कि चलती रहेगी? तो है वो बॉडी कॉर्पोरेट, पर एक ही इंसान चला रहा है, इसलिए उसका नाम क्या दिया है? कॉर्पोरेशन सोल। ये इंक्लूड करता नहीं। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी सुनी है? नूतन नागरिक कोऑपरेटिव बैंक, काकरिया कोऑपरेटिव बैंक, वो भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट ये उसको गिनता लास्ट और सबसे अजीब चीज अदर बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट कंपनी LLP। आपको तो ये मतलब क्या है इसका? और जितने भी मार्केट में बॉडी कॉर्पोरेट है ना, RBI आ गया, SEBI आ गया, सब, बट जो क्या नहीं है, कंपनी नहीं है या LLP, उन सबको हमने पता है क्या कर दिया है? एक्सक्लूड। ऐसा क्यों? ये चाहते हैं कि सिर्फ 4 लोग पार्टनर रह सके। सिर्फ कितने? सिर्फ कितने लोग पार्टनर रह सके? कौन से कौन से? कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज, कंपनी इंकॉर्पोरेटेड, LLP रजिस्टर्ड अंडर LLP इंकॉर्पोरेटेड। बट ये 3 लोग भले ही वास्तविकता में ये बॉडी कॉर्पोरेट है, पर LLP इसको बॉडी कॉर्पोरेट मानता नहीं। अब मुझे बताओ, 2 कंपनी मिलकर LLP बना सकती है? 2 LLP मिलकर LLP बना सकती है? 2 पार्टनरशिप LLP बना सकती है? एक कंपनी और एक LLP बना सकती है? एक कंपनी और एक LLP मिलकर नई LLP बना सकती है? आया ना? सवाल समझ में आया? पहला सवाल क्या था? 2 कंपनी, क्या ये हो सकता है? 2 LLP हो सकता है? तो एक कंपनी और एक LLP हो सकता है?
जब दो कंपनी हो सकता है तो ये दोनों क्यों नहीं हो सकता है ना। अच्छा, एक कंपनी और एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक आप और एक कंपनी, क्या फर्क पड़ेगा। अब पार्टनर के डेफिनेशन में देखो ना यार, कौन लिखा हुआ है, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये इंडिविजुअल का एक इंडिविजुअल आ गया और बॉडी कॉर्पोरेट का एक बॉडी कॉर्पोरेट आ गया, क्या फर्क पड़ा। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लो, दो होने चाहिए। अच्छा, दोनों इंडिविजुअल हो सकते हैं, बट वो भी, जब दो बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, दो कंपनी हो सकती है, तो दो इंडिविजुअल क्यों नहीं। ये दोनों होने चाहिए भाई। कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा मुझे, समझा। या तो इंडिविजुअल होगा या तो बॉडी कॉर्पोरेट या उसका कॉम्बिनेशन। क्या ना हो रहा है इसमें है। दो इंडिविजुअल से क्या मानता है आपको, कौन कौन अलाउड है। इंडिविजुअल अलाउड है और बॉडी कॉर्पोरेट, तो इसके कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। अब कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये या तो ये 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 ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे ना। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉर्पोरेशन सोल, आरबीआई प्लस सेबी, क्यों, तो ये सर इसकी डेफिनेशन अलाउ करती है। अच्छा, इंडिविजुअल भी पता है कैसे होना चाहिए, साउंड माइंड। अगर इंडिविजुअल अनसाउंड का माइंड, अनसाउंड माइंड का है ना, नहीं चलेगा। अगर वो एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, नहीं चलेगा। अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, तो भी नहीं चलेगा। सारों का मतलब समझा रहा हूं। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है मैं, वो तो एक एग्जाम्पल है उसका। अनसाउंड माइंड का एक एग्जाम्पल है इंटॉक्सिकेट। हाँ, पागल, एग्जैक्टली exactly. वो दारू पीने से भी हो सकता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल। પણ કોઈ દારૂ પીધા વગર પણ ગાંડો હોય, દારૂ પીને જ ગાંડો થાય જરૂરી નથી। हाँ, दिख रहा है ऐसा कोई। अच्छा, आपको पता है कि गांडो को गांडो प्रूव करने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। आप कभी भी, डॉक्टर नहीं, कोर्ट નો ऑर्डर જોઈએ, डॉक्टर तो જોઈએ જ, कोर्ट નો પણ ऑर्डर જોઈએ। आप किसी भी पर्सन, जैसे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसा पढ़े हो, शायद पढ़े हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, बाकी है उसमें आया अनसाउंड माइंड के ऐसा कुछ। वो अनसाउंड माइंड को कोर्ट ले आके प्रूव करना पड़ता है अनसाउंड माइंड। देखो, हमारे वहां लिखा है, फाउंड ऑफ अनसाउंड माइंड कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स। कोई इंसान अनसाउंड माइंड का है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके ऊपर कि ये अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। अगर मान लो कि आप नादारी, इंसॉल्वेंट समझते हो ना, नादारी। अगर आपको किसी को पेमेंट करना था बट आपके असेट्स जो है वो कम है और लायबिलिटी, तो आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे, आया ना। अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाओगे तो उसके लिए केस करना पड़ेगा कोर्ट में, केस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। पागल होगा तो भी कोर्ट ले जाना पड़ेगा, इंसॉल्वेंट होने वाला होगा तो भी। जब आप केस करते हो उसके ऊपर, तो उसको पता है क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, जिसकी कोर्ट में एप्लीकेशन पेंडिंग है। एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट जिसकी एप्लीकेशन, अगर एक बार ऑर्डर आ जाए कि सर इसके असेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा, तो पता है उसको क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटेड नहीं, अब उसको पता है क्या बोलेंगे, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। कि लायबिलिटी आज भी है और उसके सारे असेट्स बेच दिए फिर भी पैसा पे कर पाए नहीं, तो अब ये कैसा हो गया, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। कैसा हो गया ये, बोल फावे। सो एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में, एनी
इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट may be a partner in LLP. However, individual shall not be capable of becoming a partner if पहला he has been found of unsound mind by a court of competent jurisdiction and finding is in force. ये एक अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है या फिर एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और अभी भी एप्लीकेशन पेंडिंग। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया, ये देखो पार्टनर में क्या लिखा है कि सर एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर, पर इंडिविजुअल कैसा नहीं होना चाहिए। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी अ पार्टनर, बट इंडिविजुअल कैसा नहीं होना चाहिए, तो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब जिसके सामने ऑर्डर आ चुका है, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब जिसके ऊपर क्या फाइल हुआ है, केस। सर तो ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तो देखो मैंने आपको ना बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ाई। हाउ तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पेज नंबर 5.4। एक मिनट पहले बॉडी कॉर्पोरेट पे आ जाओ। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ करता था, कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। दूसरा सुनो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो पहले कंपनी कंपनी वाला याद रख लेना, कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP registered under this act, LLP incorporated outside India. So section 2 clause 20, section 2 clause of the Companies Act क्या बोलता है, company registered under this act, company registered under section 2 clause 20 of Companies Act और company incorporated outside India, LLP registered under this act या फिर LLP incorporated outside India, मॉड्यूल बट डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है, कॉर्पोरेशन सोल मिला, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर लॉ और लास्ट में देखो आ गया अदर बॉडी कॉर्प, बट जो क्या नहीं होगा कंपनी या LLP, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बोले कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट है पर इसको यहाँ पे मानना नहीं, तो उसको हम लोग नहीं माने। तो इनके हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट कितनी है, सिर्फ हाउस है, देख लो बोल। but does not include my other body corporate. हम्म Very corporate. RBI से भी ये सब, Including outside. हाँ यही तो समझा, सिर्फ 4 को इंक्लूड करना चाहते हैं लोग, कंपनी जो कंपनीज एक्ट में है, कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, LLP जो LLP एक्ट में है, LLP जो इनकॉर्पोरेट बाहर हुई है, उसके अलावा सबको एक्सक्लूड कर, कॉर्पोरेशन सोल को एक्सक्लूड कर, जो वास्तविकता में बॉडी कॉर्पोरेट है, पर ये एक्ट में हम लोग नहीं चाहते कि वो पार्टनर बने। तो 2 कंपनी पार्टनर बन सकती है, 2 LLP बन सकती है, और 2 पार्टनरशिप नहीं बन सकती, 2 इंडिविजुअल बन सकते। बोलो आ सेक्शन हमें समझ में आई। तो आज हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन समझी, पार्टनर समझा, अब बाकी की डेफिनेशंस और बाकी के सेक्शंस नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, मड़िए।